नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, तिरजटा पर्वत पर एक बहुत बड़ा वन था। उस वन के बीच में एक पुराना महल बना हुआ था, जहाँ पर एक प्रेतनी रहती थी जिसका नाम कालवाची था। उसकी आयु लगभग 500 वर्ष के करीब होगी, किंतु वह अभी भी बिल्कुल जवान और सुंदर दिखाई देती थी। इसका कारण ये था कि वह 10 दिनों के बाद किसी भी नौजवान युवक और युवती का हृदय उसका भोजन बनता था। जब उसे किसी नौजवान युवक और नव युवती का हृदय खाने को नहीं मिलता था तो वह बूढ़ी होने लगती थी। उसके बाल सफेद होने लगते थे, आंखें अंदर को धंस जाती थी और उसके त्वचा का रंग जो काला पड़ने लगता था। इसलिए वह इस बात का बहुत ध्यान रखती थी। अपनी इस अवस्था में आने से पहले ही वह किसी जवान लड़के और लड़की का हृदय खा लेती थी और इसी कार्य के लिए वह कुछ समय पहले राजा कुशाग्रसेन के राज्य वेतालिक राज्य में पहुंच गई। वेतालिक राज्य में उसने चारों ओर भ्रमण किया और घूम घूम कर देखा। उसे वेतालिक राज्य बहुत पसंद आया, तो उसने सोचा क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए इस राज्य में ही रुक जाऊं। यहाँ मुझे आराम से हृदय को खाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नौजवान युवक युवतियों की भरमार है, इसलिए मैं आसानी से उनका हृदय खा सकूंगी। फिर मैं तो प्रेतनी हूँ, रात में किसी भी वृक्ष पर वास कर सकती हूँ और अपने गोपनीयता बनाने के लिए मुझे यहाँ सरलता भी रहेगी। दिन में किसी सुंदर युवती का भेष धर लिया करूंगी और रात को किसी वृक्ष पर सो जाया करूंगी। और फिर यही सोचकर कालवाची ने वेतालिक राज्य में रहने का निर्णय कर लिया। वह प्रेतनी वेतालिक राज्य में रहने लगी। उसे वहाँ अत्यधिक आनंद आ रहा था। सरलता से वो नवजवान, नव युवक और नव युवतियों की हत्या करती और उनका हृदय निकाल कर खा लेती। अब उसे नव युवक और नव युवतियों की कमी नहीं थी, इसलिए जब भी उसका मन करता तो वह किसी को भी कभी भी मारकर खा लेती थी। दिन प्रतिदिन उसका यौवन निखरता जा रहा था। उसके अंगों में लावण्यता भरती जा रही थी। वह बहुत ही खुश थी और चिंता मुक्त थी, क्योंकि उसे यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं थी। किंतु कुशाग्रसेन को जब ये बात पता चली कि आए दिन उसके राज्य में हत्याएं हो रही हैं, किंतु इतने प्रयासों के बाद भी हत्यारे को बंदी नहीं बनाया जा सका, तो उसे बहुत अधिक चिंता होने लगी। उन्होंने अब तक अपने माता पिता को इस विषय पर जो कुछ नहीं बताया था, पर अब वह बहुत चिंतित थे और इस विषय की बात को अपने बूढ़े पिता प्रकाश सेन से वह कहने लगे। प्रकाश सेन ने जब ये बातें सुनी तो राजा कुशाग्रसेन से कहने लगे, पुत्र, यह अत्यधिक चिंता का विषय है। मेरे विचार से तो तुम्हें स्वयं ही इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहिए। जरूर तुम्हें सफलता मिलेगी। यदि अब तक गुप्तचर और सेनापति उस हत्यारे तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो इसका मतलब है कि हत्यारा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार की निर्मम हत्याएं करना किसी साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता। फिर भी जो वह कहने लगा, पिताश्री, आप ठीक कह रहे हो और मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। तभी कुशाग्रसेन की माता बोली, किंतु पुत्र, मुझे तो संदेह सा हो रहा है। तो कुशाग्रसेन ने अपनी माता से पूछा, माताश्री, कैसा संदेह? तब उसकी माता बोली, बेटा, पुत्र, मुझे ऐसा लगता है कि यह किसी भूत पिशाच का काम है, क्योंकि भूत पिशाच ही ऐसा करते हैं। क्योंकि साधारण व्यक्ति केवल हत्या करता है तो धन के लिए, किंतु ये हत्यारा हत्या करता है और धन भी नहीं लूटता, केवल हत्या करके मृतकों का हृदय निकालकर खा जाता है। मुझे तो बेटा डर लग रहा है, कहीं हमारे राज्य पर कोई विपत्ति ना आ गई हो। कुशाग्रसेन अपनी माता से बोला, माताश्री, ये कैसी बातें कर रही है आप? तब राजमाता बोली, किंतु यदि ऐसा हुआ तो पुत्र। तब उन सभी के मध्य जो बातचीत चल रही थी, तभी उनके कक्ष पर दासी ने आकर कहा, महाराज, आपको महारानी ने याद किया है। तब राजा कुशाग्रसेन बोले, उनसे कहो कि मैं अभी आता हूँ। तब कुशाग्रसेन ने अपने माता पिता से कहा, माताश्री, पिताश्री, मैंने आज रात्रि से ही उस हत्यारे को खोजने का निर्णय ले लिया है। सायकाल तो हो चली है, इसलिए अब रात्रि को ज्यादा समय नहीं है, तो आप दोनों मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। सेन बोले, बेटा, हम दोनों का आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम्हें अवश्य सफल करेंगे।
फिर कुशाग्रसेन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने कक्ष में लौट आया, जहां उनकी रानी पद्मिनी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही कुशाग्रसेन ने कक्ष में प्रवेश किया तो रानी पद्मिनी बोली, महाराज, यह मैं क्या सुन रही हूँ? आप आज रात्रि उस हत्यारे को बंदी बनाने हेतु राज्य में जा रहे हैं। मुझे ये बात सेनापति जी से मालूम हुई है। तब राजा ने कहा, हाँ प्रिया, यह मेरी व्यवस्था है। मुझे अपने राज्य की रक्षा के लिए ये तो करना ही होगा। ना जाने कौन है जिसने राज्य में प्रवेश करके ऐसा घिनौना कार्य करना शुरू कर दिया है। तब रानी कहने लगी, आपको मालूम है ना कि यह अत्यधिक संकट भरा हो सकता है, इससे आपके प्राण को भी संकट आ सकते हैं। तब राजा कुशाग्रसेन बोले, लेकिन रानी, इसके सिवा कोई और मार्ग भी तो शेष नहीं बचा। मैंने सभी प्रयास करके देख लिए, किंतु वह हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। तब दोनों के बीच ऐसे ही बातचीत चल रही थी। राजा कुशाग्रसेन आधी रात के समय साधारण भेष में राज्य की ओर अकेले ही चल पड़े। उन्होंने सारे राज्य का भ्रमण किया, किंतु उन्हें कोई नहीं दिखा। तब उन्होंने राज्य से लगे वन की ओर प्रस्थान किया। वे वन में पहुँचे और एक झरने के समीप उचित स्थान देखकर वहां विश्राम करने की सोचा। पूर्णिमा की रात्रि थी। चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। पहले तो उन्होंने कुछ लकड़ियां बीनी, उसके पश्चात 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाकर वे वृक्ष के तले विश्राम करने लगे। वे विश्राम अवश्य कर रहे थे, किंतु सोए नहीं थे। वे तो इस ताक में थे कि वन में उन्हें कहीं से कोई आवाज सुनाई दे तो वे उस ओर जाएं, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ समय की प्रतीक्षा के बाद राजा को नींद ने घेर लिया। आधी रात बीत चुकी थी, तीसरा पहर भी समाप्त होने को था। तब कालवाची अपना भोजन करके वन की ओर लौटी और उसने देखा जिस वृक्ष पर वह रात्रि को वास करती है, आज तो उस वृक्ष के तले एक सुंदर युवक विश्राम कर रहा है। अग्नि का प्रकाश कुशाग्रसेन के मुख पर पड़ रहा था। उस प्रकाश से उसकी सुंदरता और निखर आई थी और उसका चेहरा बहुत तेज के साथ चमक रहा था। कालवाची ने कुशाग्रसेन को देखा तो अपनी सुध-बुध खो बैठी और प्रथम दृष्टि में ही कुशाग्रसेन पर अपना हृदय हार बैठी। वो रात को उसके बगल में बैठकर उसे ऐसे निहारती रही जैसे सूरज की लालिमा पसरी हो। वह उस वृक्ष पर उड़कर पहुंच गई और अपना रूप बदलकर एक मोरनी का रूप उसने ले लिया। अब कालबाची मोरनी का रूप धरकर राजा कुशाग्रसेन को निहारने लगी और उस पर अपनी दृष्टि रखकर उसके क्रियाकलाप को देखने लगी। राजा कुशाग्रसेन कुछ समय तक उस वन में कुछ खोजने का प्रयास करते रहे, किंतु उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें ये ज्ञात था कि उस वन के आसपास ही उन मृतकों के शरीर मिले थे, तो इसका मतलब ये था कि हत्यारा उसी स्थान पर वास करता था। किंतु राजा को अभी तक उस हत्यारे के विषय में कोई भी चिन्ह नहीं मिले थे। इसलिए उन्होंने फिर से राजमहल जाने की सोची, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता और रानी पद्मिनी की चिंता हो रही थी। यही सब सोचकर राजा अपने राजमहल की ओर चल दिए। राजा कुशाग्रसेन को जाता देखकर कालवाची कुछ उदासी हो गई, किंतु उसने कुशाग्रसेन को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था कि वह एक प्रेतनी है और राजा एक मनुष्य है। यदि उस मनुष्य को यह मालूम हो गया कि वह एक प्रेतनी है तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यही सब सोचकर वह वृक्ष पर विश्राम करने लगी और रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर राजा कुशाग्रसेन जब सुरक्षित अपने राजमहल पहुँचे तो सभी के मुख पर मुस्कुराहट फैल गई। रानी पद्मिनी ने राजा से पूछा, महाराज, क्या आप उस हत्यारे को खोजने में सफल हो गए? तो राजा ने उत्तर दिया, नहीं रानी, हत्यारे का कोई भी सुराग मुझे पूरे राज्य में नहीं मिला। यहाँ तक कि मैंने उसे वन में भी खोजा जहाँ मृत शरीर मिले थे, परंतु वहाँ भी मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने रात्रि भर उस वन में विश्राम किया, किंतु मुझे वहाँ ना कोई आवाज सुनाई दी और ना ही कोई ऐसा क्रियाकलाप सुनने में आया। तो रानी पद्मिनी बोली, ओ तो ऐसा प्रतीत होता है हत्यारा बड़ा बुद्धिमान है। राजा बोले, रानी, हत्यारा कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, एक ना एक दिन मैं उसे अवश्य खोज लूंगा। रानी पद्मिनी बोली, महाराज, मुझे आपसे यही आशा है। तभी राजा के कक्ष के द्वार पर एक सैनिक आ पहुंचा। सूचना देते वह राजा से बोला, महाराज की जय हो। अभी अभी सेनापति सोमेश सूचना लेकर लौटे हैं कि कल रात्रि महाराज महल की वाटिका के सरोवर के समीप एक युवती का मृत शरीर मिला है।
जिसके शरीर को किसी ने निकाल लिया है। आपको सेनापति सोमेश ने शीघ्र ही याद किया है। वे राज दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सैनिक की बात सुनकर राजा कुशाग्रसेन बोले, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। और कुशाग्रसेन राजा शीघ्रता से दरबार की ओर चल पड़े। वे राज दरबार पहुँचे तो सेनापति सोमेश उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज कुशाग्रसेन को देखते ही सेनापति सोमेश ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे बोले, महाराज, आज एक और मृत शरीर प्राप्त हुआ है जो किसी युवती का है। तो महाराज बोले, तो हत्यारा कल रात्रि राजमहल के समीप था और मैं उसे वन में खोज रहा था। तब सेनापति सोमेश बोले, महाराज, आप अकेले उस हत्यारे को खोजने क्यों पहुँचे? मुझे क्यों नहीं सूचित किया? मैं भी आपके साथ चलता। तब महाराज बोले कि सेनापति जी, इतना समय नहीं था और मैं साधारण भेष में वहाँ गया था। आपको बताता और आप मेरे साथ चल पड़ते, फिर राज्य की सुरक्षा का क्या होता? यहाँ आपका रहना आवश्यक था। सेनापति बोले, किंतु मेरे रहते हत्या तो हो गई ना। तब महाराज बोले, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सोना सेनापति जी, हत्यारा बहुत अधिक बुद्धिमान है। अब हमें उस वन में नहीं, राज्य में उसे खोजना चाहिए। तब सेनापति बोले, आप ठीक कह रहे हैं महाराज। और जो राजा कुशाग्रसेन ने कहा, आज रात्रि केवल मैं और आप राजमहल के आसपास देंगे तो? सेनापति सोमेश बोले, जी महाराज, मैं तैयार हूँ। महाराज, अपने राज्य की सुरक्षा हेतु मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सेनापति कहने लगा। तो महाराज ने कहा, सेनापति, मैं आपसे यही आशा रखता हूँ। इसके बाद दोनों के बीच योजनाएं बनी और दोनों ने अपने कक्षों की तरफ प्रस्थान किया। रात हो चुकी थी। राजा कुशाग्रसेन और सेनापति सोमेश ने भेष बदला और राजमहल की सुरक्षा में लग गए। आधी रात बीत चुकी थी, किंतु अभी तक राजमहल के आसपास कोई भी गतिविधि उन्हें नहीं दिखाई पड़ी थी। इधर आज कालवाची का मन बहुत ही दुखी था, इसलिए वृक्ष पर ही आराम करती रही। उसने अपना रूप भी नहीं बदला, बस वैसे ही मोरनी का रूप लेकर विश्राम करती रही। इसी प्रकार रात्रि भर राजा कुशाग्रसेन और सेनापति सोमेश राजमहल के आसपास पहरा देते रहे, परंतु वहाँ कोई भी नहीं आया, न ही किसी की आवाज सुनाई दी। प्रातः काल होने को था। सूर्य की लालिमा समूचे ब्रह्मांड में अपना प्रकाश बखेर चुकी थी और पंछी कलरव करने लगे थे। तब राजा कुशाग्रसेन ने अपने सेनापति से कहा कि राजमहल चलो, लौट जाना चाहिए। तब सेनापति जी कहने लगे, राजमहल पहुंचकर ही किसी अप्रिय घटना का समाचार मिलेगा। दोनों राजमहल पहुंचे। प्रातः काल से सायकाल होने को आया, किंतु आज राज्य में किसी की भी हत्या होने का समाचार नहीं मिला। किंतु राजा कुशाग्रसेन आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा कि शायद हत्यारे को योजना के विषय में तो मालूम नहीं हो गया, जो उसने किसी की भी हत्या नहीं की। किंतु अब कुशाग्रसेन की चिंता बहुत अधिक बढ़ गई थी और वे महल में राति भर इस विषय पर विचार विमर्श करने लगे। उन्होंने मन में सोचा, मेरी योजना के विषय में तो केवल सेनापति सोमेश को ही मालूम था, कहीं वे तो उस हत्यारे के गुप्तचर नहीं। उनके मन में संदेह घर कर गया था, इसलिए उन्होंने सेनापति जो सोमेश के पीछे गुप्तचर लगाने की सोची। और इन्हीं सब बातों को सोचते हुए कब उन्हें नींद आ गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। और उधर वृक्ष पर बैठी कालवाची किसी चिंता में मगन थी। वह रह रहकर उस सुंदर नवयुवक की को जो याद कर रही थी और उसके विचारों में लीन थी, उसे याद ही कर रही थी। तो वह उस युवक के समीप जाना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, जो कि संभव नहीं था। वह कैसे उस नवयुवक से अपना प्रेम जो व्यक्त करे, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। वह बेसुध सी उस वृक्ष पर रात्रि भर यूं ही बैठी रही। इधर प्रातः काल होते ही राजा कुशाग्रसेन ने कुछ गुप्तचरों को आदेश दिया कि वह सेनापति सोमेश पर दृष्टि रखें। उनके सारे क्रियाकलापों की जानकारी जल्दी से जल्दी मुझ तक पहुंचाएं। और गुप्तचर राजा कुशाग्रसेन के आदेश के अनुसार अपने अपने कार्यों में लग गए। ऐसे ही 5 दिन बीते, किंतु वैतालिक राज्य में अभी तक किसी की हत्या का समाचार सुनाई नहीं दिया। इधर राजा कुशाग्रसेन की चिंता और बढ़ती जा रही थी। सभी गुप्तचर भी सेनापति सोमेश के विषय में जानकारी इकट्ठी करके ला चुके थे। कहीं भी किसी भी हत्या की गतिविधि में सेनापति सोमेश का हाथ नहीं था। राजा कुशाग्रसेन का संदेह तो मिट चुका था, परंतु वे चिंता मुक्त अभी तक नहीं हुए थे। और उधर कालवाची मानव हृदय का भक्षण नहीं कर रही थी।
इसलिए प्रतिदिन उसका शरीर कमजोर और क्षण होता जा रहा था और उसके मुख से रूप और लावण्य भी जा रहा था। कालवाची वृक्ष पर मोरनी के रूप में यूं ही अचेत सी लेटी हुई थी। तभी एक कठफोड़वा उसके समीप आया और उसकी बगल में बैठ गया। पक्षियों की भाषा में उसने कालवाची से कुछ पूछा, किंतु कालवाची पक्षी होती तो उसकी भाषा समझ पाती, इसलिए उसकी भाषा समझने हेतु उसे मानव का रूप दे दिया और स्वयं युवती का रूप धारण कर लिया। ऐसा चमत्कार देखकर सारे पक्षी हैरान रह गए और अब उसका रूप मनुष्य की भांति हो गया था, इसलिए वह मनुष्य की भांति बातचीत कर सकता था। इसलिए उसने कालवाची से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ वृक्ष पर क्या कर रही हो? तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लग रहा और तुमने अपना रूप कैसे बदल लिया? तुमने मुझे भी मनुष्य रूप में बदल दिया। ऐसी शक्तियाँ तुम्हारे पास कहाँ से आई? कठफोड़वे के प्रश्नों को सुनकर कालवाची मुस्कुरा उठी और उससे बोली, इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछोगे तो मैं उत्तर कैसे दे पाऊंगी? थोड़ा धैर्य धरो, सब बताते। किंतु इससे पहले तुम्हें एक सुंदर सा नाम देना चाहती हूँ। कठफोड़वा बोला, मेरे नाम की चिंता मत करो, पहले तुम अपना परिचय दो। मैं तुम्हारा परिचय जानने को बहुत उत्सुक हूँ। तुम नहीं जान सकती हो कि मुझे कितनी व्याकुल मैं हो रहा हूँ। कालवाची बोली, परंतु तुमसे बातचीत करने हेतु तुम्हें कोई नाम तो देना होगा ना, नहीं तो मैं तुमसे बात कैसे कर पाऊंगी? कठफोड़वा बोला, ठीक है, शीघ्रता से मेरा नामकरण करो और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। कालवाची बोली, ठीक है, आज से तुम्हारा नाम कोत्रय है। तुम्हें पसंद आया ना? कठफोड़वा बोला, हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। अब तुम अपने विषय में कहो। तो वह कालवाची बोली, मैं एक प्रेतनी हूँ, मुझे मेरे माता पिता के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। ना जाने वह किस लोक से आए थे और मुझे इस धर पर छोड़ गए। जब मुझे इस संसार की समझ हुई तब से ही मैं अकेली हूँ। मेरे माता पिता एक बूढ़ी दासी के सहारे मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। उस दासी ने मुझे बताया कि मुझे जीवित रहने के लिए किसी मनुष्य के हृदय का भक्षण करना पड़ेगा। जब तक मैं छोटी थी तो वह दासी मेरे लिए मनुष्यों को मारकर उनका हृदय लाती रही, लेकिन जब मैं जवान हुई तो ये कार्य मैं स्वयं करने लगी। अब वह अत्यधिक बूढ़ी और लाचार हो गई तो उसने मुझे उनका हृदय खाने को कहा तो मैंने उसे मना किया तो वह बोली, आज तक तेरे लिए मैं जीती आई हूँ, अब तेरे लिए ही मरना चाहती हूँ। मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेगी तो मैं उस दासी की विनती को टाल नहीं सकी और उसके हृदय को उसके शरीर से निकालकर मैंने खा लिया। उसके पश्चात उसके शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया ताकि उसकी आत्मा भटकती ना रहे। मैं 500 सालों से जीवित हूँ। पहले तिरजटा पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पुराने महल में रहती थी, किंतु एक दिन मेरा इस वैतालिक राज्य में आना हुआ और मैं यहीं की होकर रह गई। मैं यहाँ प्रसन्न थी क्योंकि मुझे यहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता था, किंतु एक रात्रि मैंने इसी वृक्ष के तले एक नवयुवक को विश्राम करते हुए देखा। मैं उस पर अपना हृदयाहार बैठी हूँ, तब से अचेत सी इस वृक्ष पर पड़ी रहती हूँ। कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया, इसलिए इस अवस्था में आ पहुँची हूँ। यदि मैं 10 दिनों तक किसी मनुष्य के हृदय का भक्षण ना करूँ तो मैं वृद्ध होती जाती हूँ। मेरी यह कोमल काया मुरझा जाती है, मेरे सुंदर से केस सफेद हो जाते हैं। अब मेरे शरीर को भोजन की आवश्यकता है। इतना कहकर कालवाची चुप हो गई, परंतु कठफोड़वा के तो प्राण जैसे सूख गए और उसने भयभीत होकर पूछा, कहीं तुमने मुझे मनुष्य इसलिए तो नहीं बनाया कि मेरे हृदय का भक्षण कर सको? यदि ऐसा है तो मुझे मेरे पहले वाले रूप में परिवर्तित कर दो और अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ मैं इस वृक्ष पर कभी नहीं आऊँगा और ना ही तुमसे कोई प्रश्न पूछूंगा। तब उस कठफोड़वे से जो कालवाची बोली कोत्रे कोई की बात सुनकर कालवाची पहले मुस्कुराई और बोली, मुझे ऐसा कार्य करना होता तो मैं तुम्हें अपने विषय में सब कुछ क्यों बताती? मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? मैं तो स्वयं को असहाय अनुभव कर रही हूँ। मैं उस युवक से प्रेम करने लगी हूँ, किंतु उससे कुछ कह नहीं सकती। मेरे अस्वस्थ होने का यही कारण है। कालवाची की बातें सुनकर कठफोड़वा बोला, तो ये जो तुम अपने संग कर रही हो ना, वो सही नहीं है। स्वयं को अस्वस्थ करके भला तुम्हें क्या मिलेगा? सबसे पहले तुम्हें भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्षण क्षण भी जो बीत रहे हैं और शरीर के साथ तुम कमजोर, शरीर के साथ तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यदि तुमने उस युवक से प्रेम किया है तो
जाकर उससे अपना प्रेम व्यक्त करो। कठफोड़वे ने कालवाची से कहा तो कालवाची बोली, किंतु वह एक मनुष्य है और मैं एक प्रेतनी, मेरा और उसका मिलना कभी भी नहीं हो सकता। तब परंतु वो कठफोड़वा बोला, उस युवक को कैसे मालूम होगा कि तुम एक प्रेतनी हो जब तक कि तुम स्वयं उसे नहीं बताओगी। तब कालवाची ने कहा तो क्या मैं उसके साथ विश्वासघात करूं? कठफोड़वा बोला, यह विश्वासघात नहीं, प्रेम है। तो कालवाची बोली, यह प्रेम नहीं कठफोड़वे, विश्वासघात होगा। कोतरे, हर क्षण मुझे डर लगा रहेगा कि कहीं मेरा भेद ना खुल जाए तो। कठफोड़वा बोला, प्रेम में सब कुछ उचित होता है। कालवाची बोली, मैं यह नहीं मानती। तब वह कठोरवा बोला, ऐसा वार्तालाप करने का यह उचित समय नहीं है, पहले तुम भोजन ग्रहण करो, उसके बाद हम दोनों इस विषय पर बातचीत करेंगे। कालवाची बोली, लेकिन तो अभी तो सायकाली हुई है और मैं रात्रि में भोजन ग्रहण करने जाऊंगी। तब वह कठोरवा जो कोत्र बना हुआ था बोला, ठीक है, तो प्रातः काल हम इस विषय पर वार्तालाप करेंगे। तो वह कहने लगी, कालवाची ठीक है। और उस रात्रि कालवाची ने अपने भोजन के लिए वैतालिक नगर में प्रवेश किया और उस रात्रि उसने राजमहल की अश्वशाला के पहरेदार के हृदय को अपना भोजन बनाया। भोजन ग्रहण करते ही वह पहले की तरह नवयुक्ति हो गई, उसका रूप लावण्य लौट आया। पहरेदार के मृत शरीर को वह वहीं छोड़कर फिर से उस वृक्ष पर लौट आई जहां कठफोड़वा सो रहा था। अभी कोतरे कठफोड़वे के रूप में था, क्योंकि कालवाची को उस पर संदेह था कि कहीं मनुष्य रूप में वह किसी और व्यक्ति के सामने उसकी सच्चाई ना कह दे। जब कालवाची वृक्ष पर आई तो कठफोड़वा जाग रहा था, परंतु जैसे ही कालवाची वृक्ष पर लौटी तो वृक्ष पर निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः काल हुई तो राजमहल में बहकी स्थिति थी, क्योंकि अब तो हत्यारा राजमहल तक घुस आया था। अब राजा कुशाग्रसेन की चिंता बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ न कुछ करना ही होगा। इस हत्यारे का साहस तो देखो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वह राजमहल तक आ पहुंचा है। अब उस रात को सागर सेन ने अकेले ही वैतालिक राज्य का भ्रमण करने की सोची। वो सारी रात्रि वैतालिक राज्य का भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं दिखी। तभी दूर से उन्हें एक आवाज सुनाई दी और वे उस ओर भागे। वह स्वर उन्हें वन की ओर से आता सुनाई दे रहा था। वे उस ओर गए, किंतु अब उन्हें कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने उस दिन की भांति छोटे छोटे पत्थरों को रगड़कर आग जलाई। उसके बाद एक जो आग तैयार करके वह उस आग के प्रकाश में उस हत्यारे को खोजने लगे। अत्यधिक खोजने के पश्चात उन्हें एक मनुष्य का मृत शरीर प्राप्त हुआ। अब उनका संदेह मिट चुका था। उन्हें पूरा विश्वास हो चला था कि हत्यारा कहीं यही आसपास ही होगा। तब राजा कुशाग्रसेन ने सोचा, क्यों ना वो उसी झरने के समीप वाले वृक्ष के तले रात्रि बिताएं, जिस स्थान पर वो उस दिन रात बिताई। यही सोचकर वे झरने के समीप बढ़ गए और जो मशाल का प्रकाश उन्हें मार्ग दिखाता जा रहा था वे उस ओर बढ़े चले जा रहे थे। कुछ समय पश्चात वह झरने के समीप पहुंच गए और उन्हें वह वृक्ष भी दिखाई दिया। उन्हें उस वृक्ष तले आता देखकर मोरनी वनी कालवाची के मुख पर प्रसन्नता के भाव प्रकट हुए और उसने जो कठफोड़वे को निंद्रा से जगाया और उससे बोली कि ओ कठोर, अभी तो तू कठफोड़वे के रूप में था। जागते ही वह कोतरे से कालवाची से पूछा, मुझे क्यों जगाया? तो मैं कितना अच्छा स्वप्न देख रहा था। कालवाची बोली, अरे कठफोड़वे देख, वृक्ष तले देख कौन आया है। तो वह कठफोड़वा बोला, आने दो, जो भी आया है मुझे नहीं देखना, मुझे सोने दो। कालवाची बोली, अरे देखो वही नव युवक आया है। तब कठफोड़वे ने अपनी आंखें मलते हुए देखा तो कहने लगा, कौन नव युवक? वही जिसे तुम प्रेम करती हो। कालवाची बोली, हाँ वही, देखो वहरा वृक्ष के तले। तब कोतरे बना कठफोड़वा ने जो अग्नि सलाका जो मशाल थी उसके प्रकाश में कुशाग्रसेन का रूप देखा तो उसे देखकर कालवाची से बोला, अत्यंत सुंदर है कालवाची यह नवयुवक। तो तभी तो तुम इस पर अपना हृदय हार बैठी हो। कालवाची बोली, है ना अब तुम्हें भी विश्वास हुआ कि नहीं? तब कठफोड़वा बोला, हाँ विश्वास तो हो गया मेरी माँ, अब कृपा करके विश्राम करो और मुझे भी विश्राम करने दो। कालवाची बोली, मेरी निद्रा तो इस नवयुवक ने हर ली, अब मुझे रात्रि भर निद्रा नहीं आने वाली। तो कठफोड़वा कहने लगा, तो मैं तो चला सोने, तुम चाहो तो सो जाओ और ना चाहो तो मत सो। इतना कहकर कठफोड़वा तो सो गया।
उधर वृक्ष पर कालवाची और कठफोड़वा के बीच जो बातें चल रही थी वह राजा कुसागर सेन ने सुना तो उन्होंने सोचा मुझे क्या लेना देना, पक्षी आपस में बातें कर रहे होंगे, इनका वार्तालाप तो मेरी समझ से परे है। इसके पश्चात कुसागर सेन ने वृक्ष के तले अपनी मसाल की सहायता से लकड़ियों में अग्नि जलाई और वहीं विश्राम करने लगे। वे राती भर सोए नहीं। उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और हत्यारा फिर किसी और की हत्या कर दे, इसलिए जब उन्हें निद्रा घेरने लगती तो वह झरने पर जाकर मुख को धो लेते। इसी प्रकार जागकर उन्होंने पूरी रात बिता दी। कालवाची भी पूरी रात सो नहीं सकी, केवल कुसागर सेन को ही निहारती रही। अब सूरज ने धरती पर अपना प्रकाश बखेर दिया था। तभी राजा ने राजमहल की ओर प्रस्थान करने की सोचा। उन्हें जाता हुआ देखकर कालवाची ने शीघ्रता से फोड़वे को जगाया और उससे बोली, जाओ उस नवयुवक का पीछा करो, मालूम करो कि वह कहाँ रहता है। कालवाची के आदेश पर कठफोड़वा बिना देर किए हुए कुसागर सेन के पीछे पीछे उड़ चला। वह तो एक पक्षी था, भला कुसागर सेन को कैसे पता कर पाते कि वह कौन है, इसलिए उन्होंने उस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद राजा कुसागर सेन ने राजमहल में प्रवेश किया। वह राजमहल के भीतर पहुँचे तो कठफोड़वा भी उनके पीछे पीछे उड़ चला और राजमहल के सबसे ऊंचे कंगूरे पर बैठकर राजा कुसागर सेन की गतिविधियों पर दृष्टि रखने लगा। कुछ समय में उसे मालूम हो गया कि यह नवयुवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो वैतालिक राज्य का राजा है, जो उस हत्यारे को खोजने वन में गया था। जो हत्यारा आए दिन वैतालिक राज्य में हत्याएं कर रहा है। अब कठोरवा सोच में पड़ गया कि वह सब कालवाची से कैसे कहेगा, और यही सब सोचकर वह राजमहल से वन की ओर उड़ चला। कठफोड़वा वापस उस वृक्ष पर लौटा और उसने साहस करके राजा कुसागर सेन के विषय में सभी कुछ कालवाची से कह दिया। ये सुनकर कालवाची बहुत अधिक चिंतित हो उठी। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि वह कुसागर सेन के विषय में कुछ ना ही जानती तो अच्छा रहता। कठफोड़वा ने जब काल का दुखी चेहरा देखा तो वह उससे बोला, कालवाची तुम इतना उदास मत हो, मैं राजा से तुम्हारा मिलन करवा कर रहूंगा। कालवाची चिल्लाई, किंतु यह संभव नहीं है। कठफोड़वा बोला, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। कालवाची बोली, कठफोड़वा ये कैसी बातें कर रहे हो, वह मुझ हत्यारन की खोज कर रहे हैं, वे मुझसे प्रेम करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। कठोरवा बोला, तुम्हें अपने इस मित्र पर तनिक भी विश्वास नहीं है। कालवाची बोले, किंतु विश्वास करने के लिए कोई आधार तो होना चाहिए। इस निराधार वार्तालाप का कोई हल नहीं है, कोई समाधान नहीं है। यदि मैं इस निराधार को आधार दे पाया तो। कठफोड़वा ने जो कालवाची को समझाया। कालवाची बोली, कठफोड़वा मूर्खों जैसी बातें मत करो। तब कठोरवा बोला, मैं अपनी मित्र के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। कालवाची ने पूछा, ऐसा तुम क्या करोगे। तो कठफोड़वा बोला, बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। कालवाची बोली, विश्वास कैसे करूँ तुम पर विश्वास। कठफोड़वा बोला, जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र पर विश्वास करती है। कालवाची बोली, मैं तुम्हारी भावनाओं में बहने वाली नहीं हूँ। कठफोड़वा बोला, बस एक बार मेरी बात मान लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कालवाची ने पूछा, क्या करना होगा मुझे। तब कठोड़वा ने कालवाची से कहा, तुम मुझे फिर से मनुष्य के रूप में परिवर्तित कर दो। कालवाची ने पूछा, उसके बाद तुम क्या करोगे। कठफोड़वा बोला, बस तुम देखती जाओ मैं कैसी योजनाएं बनाता हूँ। कालवाची बोली, मुझे अपनी योजना तो बताओ। कठफोड़वा बोला, पहले तो तुम मुझे मनुष्य रूप में पहले परिवर्तित करो। और उसके बाद कालवाची ने कठफोड़वा को मानव रूप में परिवर्तित कर दिया। तब कठफोड़वे ने अपनी योजना के विषय में कालवास से कहा और अपनी योजना बताकर जो कठफोड़वा मानव रूप में जो राजमहल की ओर बढ़ दिया। उसके पश्चात वह राजमहल में पहुंचा और राजमहल के मुख्य द्वार की सुरक्षा में लगे पहरेदारों से बोला, भाई मुझे महाराज से भेंट करनी है। एक पहरेदार ने पूछा, क्यों, अपना कारण बताओ पहले। तब जो कठोरवा जो कोत्र बना हुआ था, तब वह कहने लगा, राज्य में जो हत्याएं हो रही हैं, उस विषय में मैं महाराज को कुछ बताना चाहता हूँ। पहरेदार ने पूछा, लेकिन तुम हो कौन और तुम्हारा उन हत्याओं से क्या संबंध है। कोत्रे बोला, मेरा उन हत्याओं से कोई संबंध नहीं है,
बस मुझे उस हत्यारे के विषय में कुछ मालूम हुआ है और वही जानकारी मैं महाराज को देने आया हूँ। पहले पहरेदार ने कहा, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है क्या? कोत्रे बोला, वो तो मैं महाराज को ही बताऊंगा, मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है तो। तब दूसरा पहरेदार बोला, तुम यहीं द्वार पर ठहरो, मैं अभी महाराज को तुम्हारा संदेश देकर आता हूँ। और इतना कहकर वो पहरेदार राजमहल के भीतर गया और महाराज के कक्ष के समीप जाकर बोला, महाराज की जय हो। कोई व्यक्ति राजमहल के मुख्य द्वार पर आया है और कहता है वह उस हत्यारे के विषय में कुछ कहना चाहता है। ये सुनकर राजा कुशाग्रसेन जो एकदम से चौंक गए और कहने लगे, हत्यारे के विषय में कुछ बताना चाहता है तो जाओ पहरेदार, उसे शीघ्रता से राजमहल के भीतर ले आओ। मैं अभी इसी समय उससे भेंट करना चाहता हूँ। उसे अतिथि गृह में बैठाओ, मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँचता हूँ। और कुशाग्रसेन के आदेश पर पहरेदारों ने कोत्रे को अतिथि गृह में पहुँचा दिया। कठफोड़वा बना। कोत्रे अतिथि गृह में बैठा राजा की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात राजा कुशाग्रसेन अतिथि गृह में पहुँचे और कोत्रे से पूछा, जी मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? तो कोत्र बोला, महाराज मेरा नाम कोत्रेय है। तब राजा कुशाग्रसेन ने पूछा, आपको उस हत्यारे के विषय में क्या क्या मालूम है? तब कोत्र बोला, जी मुझे तो केवल इतना मालूम है कि उस हत्यारे को एक युवती ने देखा था और मुझे उसने ही बताया कि उसने हत्यारे को राजा कुशाग्रसेन ने पूछा, युवती ने देखा है? किस युवती ने देखा है? कहाँ रहती है वह? तब कोत्र बोला, वह वन में मिली थी मुझे, तभी उसने मुझे ये बात कही थी, किंतु वह कहाँ रहती है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। राजा कुशाग्रसेन बोले, यदि तुम्हें नहीं मालूम कि वह युवती कहाँ रहती है तो उस हत्यारे के विषय में मुझे कैसे मालूम होगा? तब वह कोत्र कहने लगा, मैं उस युवती से चुका हूँ और उसका निवास स्थान तो मालूम नहीं, किंतु मैं वन में लकड़ियाँ लेने वह आती है, तभी उसने मुझे उस हत्यारे के विषय में बताया था। राजा कुशाग्रसेन ने पूछा, तुम उससे मुझे मिलवा सकते हो? कोत्रे बोला, जी यदि आपको उचित लगे तो मैं कल उस युवती को राजमहल ले आऊं। राजा कुशाग्रसेन बोले, नहीं ऐसा मत करना, उसे राजमहल में लाने की भूल मत करना, मैं नहीं चाहता इस विषय में किसी को भी कुछ भी मालूम हो। कोत्रे ने पूछा, किंतु महाराज क्यों? राजा कुशाग्रसेन बोले, इसलिए कि वह कहीं हत्यारे तक ये बात पहुंच गई तो सतर्क हो जाएगा और उसके में हम सभी कभी भी नहीं जान पाएंगे। कोत्रे बोला, तो अब क्या विचार है आपका और अब क्या सोचा है आपने? तब राजा कुशाग्रसेन ने कहा, मैं उस युवती को एकांत में मिलकर बात करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा हो सकता है तुम ये कार्य कर सकते हो? तब कोत्रे बोला, जी महाराज जैसी आपकी आज्ञा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करने का प्रयास करूँगा। मैं उस युवती से बात करके आपको सूचित करता हूँ। आप उस युवती से कब और कहाँ मिल सकते हैं? तो महाराज कुशाग्रसेन बोले, यही उचित रहेगा, तुम शीघ्र ही उस युवती से मिलकर मेरा उससे मिलने का समय निश्चित करो। कोत्र बोला, जी महाराज मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। कुशाग्रसेन ने कहा, तो तुम इस समय यहाँ से प्रस्थान करो और इतना ध्यान रखना कि इस विषय में किसी को भी कुछ भी मालूम ना हो। पहरेदारों को तुमने बता दिया, किंतु यहाँ से जाते समय तुम उनसे कहना कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने उनसे झूठ बोला था क्योंकि तुम्हें राजा से भेंट करनी थी। कोत्रे बोला, जी महाराज मैं ऐसा ही करूँगा। और इतना कहकर कोत्रे राजमहल से बाहर चला गया और जाते समय पहरेदारों से उसने वही कहा जो राजा ने उनसे कहने को कहा था। उधर कोत्रेय वन में पहुँचा तो कालवाची से कोत्रे बोला, तो कालवाची देवी अब आप अपने रूप और लावण्य को संवार लीजिए, क्योंकि आपसे महाराज मिलना चाहते हैं। यदि आप उनके मन को भा गई तो आपका स्वप्न पूरा होने में अधिक समय नहीं लगेगा। कालवाची बोली, कोत्रे ये तुम क्या कह रहे हो? कोत्रे बोला, हाँ कालवाची मैं सच कह रहा हूँ। कालवाची बोली, कोत्रे किंतु मैं राजा के सामने कैसे जाऊंगी? मेरे अंदर इतना साहस नहीं है। कोत्रे बोला, साहस तो तुम्हें कालवाची करना होगा। तो कालवाची बोली, ठीक है मैं प्रयास करूंगी, किंतु महाराज मुझसे कब मिलना चाहते हैं? कोत्रे बोला, जब तुम्हारी इच्छा हो कहो तो कल ही मिलने का संदेशा उनको दे आऊं। कालवाची बोली, मैं तनिक सोचकर बताती हूँ।
और दोनों आपस में बात करने लगे। इसी प्रकार सायकाल हो चली थी। उधर राजा राजमहल में राजा कुशाग्रसेन चिंतित थे। अपने कक्ष में वह टहल रहे थे और उनकी रानी पद्मिनी ने उनसे पूछा, क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? तब राजा कुशाग्रसेन बोले, क्या हुआ, क्या बताऊं रानी, इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। आए दिन वैतालिक राज्य में हत्याएं हो रही हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे पकाऊं उस हत्यारे को, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो रानी पद्मिनी बोली, महाराज आप कह रहे थे कि कल रात्रि आपको किसी का शव वन में मिला था, तो आप फिर उसी स्थान पर उस हत्यारे को खोजने क्यों नहीं जाते? तब राजा कुशाग्रसेन बोले, कल रात्रि भर मैं वन में ही रहा, किंतु वहाँ कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं दिखाई दी। तब रानी पद्मिनी कहने लगी, तो स्थान पर फिर जाने में क्या बुराई है, तो आप जाकर देखिए ना, हो सकता है कुछ सबूत तुम्हें वहाँ मिल जाए। राजा कुशाग्रसेन बोले, हाँ रानी, आप कहती हैं तो मैं एक बार फिर से प्रयास करके देखता हूँ। आज रात्रि कुछ हाथ में आता दिख जाए तो मुझे तो समझूंगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। तो रानी पद्मिनी बोली, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। राजा कुशाग्रसेन बोले, यदि ऐसा हो जाए तो मेरे राज्य में फिर से खुशहाली लौट आएगी। तब रानी पद्मिनी बोली, ऐसा ही होगा महाराज, आप इस राज्य से फिर से खुशहाली लौटेगी आपके राज्य में। और जिस राज्य का राजा अपने राज्यवासियों की इतनी चिंता करता हो, तो वहाँ कभी कष्टों का बसेरा हो ही नहीं सकता। और दोनों के बीच में यूं ही बातचीत चल रही थी और रात्रि हुई तो राजा कुशाग्रसेन वन की ओर चल पड़े। उस रात्रि भी वह उसी झरने के समीप उसी कक्ष के तले विश्राम करने ठहरे। उस रात्रि कालवाची अपने भोजन हेतु उस वृक्ष से नीचे नहीं उतरे, क्योंकि अभी उसे 2-3 दिन तक भोजन की आवश्यकता नहीं थी। कोत्रे भी वहीं पर था और दोनों मोरनी और कठफोड़वे के रूप में ही थे। कालवाची राजा कुशाग्रसेन को फिर निहारने लगी। उसकी व्याकुलता देखकर कोत्रे कालवाची से बोला, कालवाची चलो पहले इस वृक्ष से उतरकर दूर चलते हैं। तो कालवाची बोली, परंतु क्यों? मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो इसी वृक्ष से राजा को देखूंगी। कोत्रे बोला, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ही तो करने वाला हूँ। कालवाची बोली, भला मेरी यह समस्या तुम कैसे हल करोगे? तुम क्या कोई जादूगर हो? तब कोत्रे बोला, पहले तुम मेरे साथ उड़ चलो, उसके बाद मैं अपनी योजना तुम्हें समझाता हूँ। और कोत्रे के कहने पर कालवाची उसके साथ उड़ चली। कुछ दूर जाने पर कोत्रे बोला, बस इतनी दूर ठीक है, अब तुम मुझे एक मनुष्य में बदल दो और स्वयं को एक सुंदर युक्ति में बदल लो। कालवाची ने पूछा, किंतु क्यों? कोत्रे बोला, पहले तुम रूप परिवर्तित तो करो। तो कालवाची ने दोनों का रूप परिवर्तित कर दिया। फिर कोत्र बोला, एक मसाल जलाओ और मेरे संग उस स्थान पर चलो जहाँ राजा विश्राम कर रहे हैं। कालवाची बोली, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। कोत्रे बोल, परंतु तुम्हें जलना पड़ेगा, क्यों नहीं जाना चाहती तुम? हुआ तो तुम्हें मैं राजा से मिलवाना चाहता हूँ और तुम हो कि चलने के लिए तैयार नहीं हो। कालवाची बोली, तुमने तो इस कार्य हेतु मुझसे समय मांगा था, किंतु तुम तो ये कार्य इतनी जल्दी करने जा रहे हो। कोत्रे बोला, मुझे कोई शीघ्रता नहीं है, शीघ्रता तो तुम्हें है, तुम ही व्याकुल हुई जा रही हो, तभी मैंने ऐसा निर्णय लिया है। कालवाची ने पूछा, वहाँ जाना आवश्यक है क्या? कोत्रे बोला, मुझसे क्या पूछती हो, अपने हृदय से पूछो। और कोत्रे की बात मानकर कालवाची कुशाग्रसेन के करीब उनसे मिलने पहुंची। वहां पहुंचकर कोत्रे ने कुशाग्रसेन के समक्ष अभिनय करते हुए कहा, महाराज महाराज आप यहाँ हैं। अच्छा हुआ जो मैं आपको खोजते हुए यहाँ आ पहुँचा। राजा कुशाग्रसेन ने पूछा, किंतु तुम्हें किसने सूचित किया कि मैं यहाँ हूँ, और ये तुम्हारे संग कौन है? यह अपना मुख उस ओर करके क्यों खड़ी हैं? तब कोत्र बोला, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आप मुझे यहाँ मिलेंगे, क्योंकि कल रात्रि यहाँ मृत शरीर मिला था और यह वही युवती है जिसने उस हत्यारे को देखा था। यह मुझे मार्ग में मिल गई, तो सोचा आपसे इसकी बातचीत करवा देता हूँ। आपसे डरती है, इसलिए उस ओर मुंह करके खड़ी है। मैं अभी इससे कहता हूँ इस ओर मुंह करके खड़ी हो जाए। तभी कोत्रे ने कालवाची से कहा, ए युवती, अपना मुख इधर करो, महाराज तुमसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं
और इतना सुनते ही कालवाची ने अपना मुख राजा की ओर किया तो राजा उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे और पलक झपकाना भूल गए और उसे देखते ही रह गए। और कालवाची की दृष्टि भी जैसे ही राजा कुसागर सेन से मिली तो उसने शर्मा कर अपने आँखों को नीचे झुका लिया। राजा कुसागर सेन भी अभी तक कालवाची को एकाग्रचित होकर देख रहे थे। दोनों के बीच का मौन कोत्रे ने तोड़ने का प्रयास किया और वह राजा कुसागर सेन से बोले, महाराज, इसका नाम कालिंदी है और यह उस ओर कुटिया में रहती है। बेचारी बहुत गरीब है और भाग्य की मारी है, इसे पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं मिलता। मुझे इस पर दया आ गई तो मैंने इससे कहा कि हमारे वैतालिक राज्य के राजा कुसागर सेन अत्यंत ही दयालु प्रवृत्ति के हैं, वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इसने तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया, इसलिए मैंने इससे कहा, मैं तुम्हें राजा के पास ले चलता हूँ। तुम्हारी अवस्था देखकर वे कुछ न कुछ तो प्रबंध कर ही देंगे तुम्हारे लिए। मैंने ठीक किया ना महाराज? राजा को सागर सेन बोले। हाँ, तुमने ठीक किया। कोत्रेय बोला, मुझे डर है महाराज। राजा कुसागर सेन ने पूछा, किस बात का डर? कोत्रे? तो कोत्रे बोला, यह वन में निवास करती है तो कहीं इसके प्राणों पर कोई संकट न आ जाए महाराज। राजा कुसागर सेन ने पूछा, तो कादम्बरी की सुरक्षा हेतु क्या किया जाए? कोत्रे बोला, क्यों ना महाराज, आप इसे दासी बनाकर अपने महल में ले जाएं। राजा कुसागर सेन बोले, ऐसा संभव नहीं है कोत्रे ने के लिए कोत्रे बोला, इतना जानना अधिक नहीं होगा। यह एक निर्धन असहाय युवती है, किसी कितनी विवश है और इस वन में रहने के लिए इसका कोई अपना होता तो इसकी चिंता करता। बेचारी अनाथ जो ठहरी, हे ईश्वर, किसी को निर्धन और असहाय कभी मत करना। युवती होने का दंड तो पहले ही भुगत रही है बेचारी, भाग्य में और भी ना जाने क्या क्या दुख लिखा है। क्या पता इसकी हत्या भी उस हत्यारे के हाथ तो लिखी। कोत्रे ने जो अभिनय करते हुए राजा से बोला तो राजा बोले, बस बहुत हुआ कोत्रे, यदि तुम्हें लगता है इन्हें राजमहल में दासी बनाकर ले जाया जा सकता है तो अवश्य जाएंगी, किंतु इनसे पूछो ये राजमहल जा सकेंगी? तब कोत्रे ने कहा, आप क्यों नहीं इसी से पूछ लेते महाराज? वैसे भी यह अनाथ क्यों मना करने लगी? डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, किंतु आप तो इसे बचा के लिए पूरी नौकरी दे रहे हैं, तो ये बेचारी क्यों मना करने लगी? भला वैसे आप अपनी संतुष्टि के लिए इन्हीं से पूछ लेते तो अच्छा होता। तब राजा कुसागर सेन ने कालिंदी बनी कालवाची से पूछा, तो क्या तुम मेरे साथ राजमहल चलने के लिए तैयार हो? तब कालिंदी बोली, जैसी आपकी आज्ञा होगी महाराज, मैं तो वैसा ही करूँगी। राजा कुसागर सेन बोले, तो इसका मतलब कि तुम मेरे साथ राजमहल चलोगी? तो कालिंदी बोली, जी महाराज, मुझे निर्धन को आप अपने महल में आश्रय देने के लिए तैयार है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? आप मेरी भलाई चाहते होंगे तभी तो आप ऐसा कर रहे हैं। तब राजा कहने लगे, तो ठीक है, आज रात्रि तुम इसी वृक्ष तले विश्राम करो और प्रातः काल तुम मेरे साथ राजमहल चलना। तो कालिंदी बोली, जी महाराज, जैसी आप बोले। नहीं, मैं तो इस राज्य का राजा हूँ और अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, तुम दोनों क्यों मेरे संग जागोगे? तब कालिंदी बोली, महाराज, आप लोगों के राजा हैं, यदि आप हम सबकी भलाई के लिए इतना त्याग कर सकते हैं तो क्या हम दोनों आपके लिए रात्रि भर जाग नहीं सकते? तब जो राजा जो मुस्कुरा उठे और कालिंदी की बात को सुनकर और उनके हृदय में कालिंदी के प्रति एक विशिष्ट भाव पनप गया, वह कालिंदी से बोले, नहीं कालिंदी, तुम सो जाओ, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक युवती हो और युवतियाँ कोमल होती हैं, तनिक से कष्ट से कुमला जाती हैं। तब वह कहने लगी, कालिंदी महाराज, मैं वैसी युवती नहीं हूँ जो थोड़े से कष्ट से कुमला जाऊँ। मैं अनाथ और निर्धन अवश्य हूँ, परंतु कोमलांगी नहीं। मुझे तो संकटों से लड़ना आता है। तब महाराज बोले, युवती होकर तुम ऐसी साहसपूर्ण बातें कर रही हो, मैं तो तुमसे अत्यधिक प्रभावित हुआ। तुमसे तुम्हारी जैसी साहसी युवतियों की इस राज्य को बहुत आवश्यकता है। तब जो कालिंदी ने लजाते हुए कहा, महाराज, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तब राजा कुसागर सेन कहने लगे, नहीं
कालिंदी मैं तुम्हारा परिहास क्यों करूँगा, भला मैं तो सच कह रहा हूँ। तब कालिंदी सकुचाती सी हुई बोली, जी महाराज, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। महाराज, कालिंदी से जो कोत्रे कहने लगा, महाराज वह सब तो पूछ ही नहीं रहे जो आप कालिंदी से पूछना चाहते थे। तब राजा कुसागर सेन बोले, वह भी पूछता हूँ। थोड़ा धैर्य धरो, कोत्र बोला। तो मैं धैर्य धर रहा हूँ, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कालिंदी को देखकर आपका धैर्य डिग रहा है। राजा कुसागर सेन ने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? कोत्र बोला, कुछ नहीं महाराज, मेरे कहने का मतलब था कि आप कालिंदी से हत्यारे के विषय में पूछिए ना। तब महाराज कुसागर सेन ने कहा, हाँ तो कालिंदी, अब बताओ तुम उस हत्यारे के विषय में क्या क्या जानती हो? वह हत्यारा पुरुष है या स्त्री? और जी, कालिंदी कहने लगी, जी वह हत्यारा एक पुरुष है, उसका मुख बहुत ही भयानक है। कालिंदी ने झूठ बोलते हुए राजा से कह दिया। तो राजा ने पूछा, वह किस अस्त्र से हत्या करता है? तब वह कालिंदी कहने लगी, महाराज वह हत्या करने के लिए किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं करता, वो तो दूर से ही अपने हाथों को बड़ा करके उस युवक या युवती के पास ले जाता है और उनके वक्ष को चीरकर उनका हृदय निकाल लेता है। वह सबकी हत्या इसी प्रकार करता है। राजा कुसागर सेन ने पूछा, इसके बाद वह उन हृदयों का क्या करता है? तो कालिंदी कहने लगी, यह तो मुझे नहीं मालूम महाराज, क्योंकि उसके उपरांत मैं इतनी डर गई थी कि उस स्थान से भाग खड़ी हुई। मुझे डर था कि कहीं उस हत्यारे ने मुझे देख लिया तो मेरी भी वही दशा कर देगा जो उसने उन सभी युवक युवतियों की थी। जो राजा कुसागर सेन ने पूछा, ये तुमने ठीक किया, परंतु उस हत्यारे के नैन नक्सकद काठी के विषय में कुछ बता सकती हो? कालिंदी बोली, महाराज उस समय वन में अंधकार था, केवल चांद का प्रकाश था जो मुझे दिखाई दिया, वह मैंने आपको बता दिया। वैसे भी उस हत्यारे से मैं बहुत दूर थी। तो महाराज को सागर सेन ने पूछा, और क्या बता सकते हो उस हत्यारे के विषय में? कालिंदी बोली, बस इतना ही बता सकती हूँ महाराज। राजा कुसागर सेन बोले, मुझे तुम्हारा कोलर और मृदु स्वभाव भा गया कालिंदी, और तुम बहुत अधिक भोली हो। कालिंदी बोली, धन्यवाद महाराज। और उस रात्रि तीनों के बीच में बातचीत चलती रही और प्रातः काल हुई तो सभी ने राजमहल की ओर प्रस्थान करने का सोचा, किंतु जब कोत्रे उनके संग चलने को तैयार हुआ तो महाराज कुसागर सेन बोले, कोत्रे तुम हम दोनों के संग क्यों जा रहे हो? तुम्हारा घर तो है ना राज्य के अंदर? तो कोत्रे बोला, जी महाराज, मुझे राजमहल भा गया था, इसलिए वहाँ जाने का मन कर रहा है। सागर सेन बोले, तभी तो तुम अपने निवास के लिए जो प्रस्थान करो। अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता जब होगी तो मैं तुम्हें सैनिकों द्वारा बुलवा लूंगा। कोत्रे बोला, जी महाराज। सागर सेन बोले, सुनो, जाने से पहले अपने निवास स्थान के विषय में बताकर जाओ। तो अब कोत्रे की दशा देखने लायक थी। उसे अब सूझ नहीं रहा था कि वह अपना निवास स्थान क्या बताए, क्योंकि वह तो इसी वृक्ष पर रहता था। तभी कालवाची बोल पड़ी, महाराज ये तो आपके राज्य में ही निवास करते हैं। मैंने देखा इनका निवास स्थान, क्योंकि एक दिन मैं इनके निवास पर काम मांगने गई थी तो इनकी पत्नी ने मुझसे बड़ी निर्दयता से बात की थी और मुझे वहाँ से भगा दिया था। मुझे उनका स्वभाव तनिक भी नहीं भाया। राजा कुसागर सेन ने बोला, कोत्रे क्या तुम्हारी पत्नी इतनी निर्दय है? तो कोत्रे बोला, महाराज वह क्या है ना, मेरी पत्नी अत्यधिक करूप है। तन हथनी की भांति भारी और बेडोल हो गया। रूप के नाम पर ईश्वर ने नए नक्श दिए, ना रंग रूप, सो किसी रूपवान युवती को देखकर उसे सहन नहीं होता। इसलिए अपने सामने वह ऐसी सुंदर युवतियों को नहीं देती। इसलिए उसने कालिंदी को निवास स्थान से भगा दिया था। कोत्रे अभिनय करते हुए राजा से बोल रहा था। तो राजा कुसागर सेन ने बोला, तो तुमने ऐसी कुरूप कन्या से विवाह कर लिया? तब कोत्रे बोला, महाराज व्यवस्था थी। मैं उसके माता पिता के यहाँ कार्य करता था। उसके पिता श्री धनवान थे और मैं निर्धन। उन्होंने मुझे धन का लालच दिया और मैंने धन के लालच में आकर उनकी कुरूप कन्या से विवाह कर लिया। अब अपने पर पछता रहूं। राजा कुसागर सेन बोले, इसलिए तुम अपने निवास स्थान नहीं जाना चाहते? तब कोत्रे बोला, अब क्या बताऊं महाराज, वह कुरूप होती तो सह लेता, किंतु उसकी वाणी इतनी कड़वी है कि कानों में रोई डालनी पड़ती है। स्वभाव ऐसा है, जितने समय तक मैं अपने निवास स्थान पर रहता हूँ
वो मुझसे झगड़ती ही रहती है, इसलिए मैं अपनी पत्नी से झूठ कह दिया कि मुझे अब से राजमहल में काम गया है और अब मैं राजमहल की सेवा में क्या करूँगा। तो राजा कुसागर सेन ने पूछा, तो तुम भी राजमहल जाना चाहते हो? तो कोत्रे बोला, महाराज यदि आप चाहे तो ले जा सकते हैं मुझे, किंतु कोई व्यवस्था नहीं है। आपका जैसा आदेश होगा मुझे तो उसका पालन करना पड़ेगा। राजा कुसागर सेन बोले, यदि तुम्हारी पत्नी इतनी निर्दय है और तुम भी राजमहल चल सकते हो? तो कुसागर सेन की बात सुन कोत्रे प्रसन्नता से झूम उठा और बोला, महाराज की जय हो, मुझे आपसे ऐसी ही आशा थी। आज मैं कितना प्रसन्न हो, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कम से कम वह हथनी मेरी आंखों के सामने तो नहीं रहेगी। तब कुसागर सेन बोले, यदि तुमने अपनी पत्नी को भातनी कहा तो मैं तुम्हें अपने संग राजमहल नहीं लेकर जाऊंगा। तब कोत्रे बोला, नहीं महाराज, मैं तो मजाक कर रहा था। वो तो साक्षात कामदेवी का अवतार है, स्वर्ग की अप्सरा है, उसके जैसी सुंदर तो कोई हो कहाँ सकती है। राजा कुसागर सेन बोले, बस बस बहुत हुआ, इतनी ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। कोत्रे बोला, अब आपने कहा कि उसे हथनी मत कहो, तो मैं उसकी प्रशंसा कर रहा था महाराज। महाराज को सागर सेन बोले, चलो ज्यादा बातचीत का अर्थ यह नहीं है कि अब हम राजमहल की और प्रस्थानी करना भूल जाएं। कालवाची बोली, जी महाराज, मैं आपसे यही कहने वाली थी। कालिंदी बनी कालवाची कहने लगी, तो कालिंदी के मधुर भरे शब्दों ने राजा का मन मोह लिया और वे उससे बोले, देख लो कोत्रे, ये कालिंदी देखो ना कितनी शील है, और एक तुम हो जिसे ठीक से बात भी करनी नहीं आती। कोत्रे बोला, क्षमा करे महाराज, भूल हो गई। कुसागर सेन बोले, चलो अब राजमहल चलो और याद रखना ऐसी भूल आगे से ना हो। कोत्रे बोला, जी महाराज, और सभी राजमहल की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद वे सब राजमहल के समीप पहुँचे तो राजा कुसागर सेन ने कालिंदी और कोत्रे को राजमहल के समीप ही कुछ दूरी पर बने शीश महल में ठहराने की सोची। शीश महल में राजमहल की राजनर्तकी मत्स्यगंधा और उसकी दास दासियां रहती थी, क्योंकि कुसागर सेन कालिंदी को राजमहल में नहीं ले जाना चाहते थे। वो चाहते थे किसी को यह मालूम ना हो कि कालिंदी उस हत्यारे के विषय में जानती है। और कालिंदी और कोत्रे को शीश महल ले गए। शीश मोल पहुँचे तो उन्होंने मत्स्यगंधा को अपने समक्ष बुलवाया और उनके समक्ष मत्स्यगंधा उपस्थित हुई और बोली, जी महाराज, क्या आज्ञा है। तब राजा कुसागर सेन बोले, राज नर्तकी मस्तगंधा, ये कालिंदी है। अब मैं चाहता हूँ आप इसे शीश महल में शरण दे। तो मत्स्यगंधा ने पूछा, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, किंतु क्षमा करें महाराज, आपका राजमहल तो इतना भव्य है, फिर यहाँ उसे शरण देने की में क्या आपत्ति है वहाँ। तो महाराज कहने लगे, राज नर्तकी मेरा व्यक्तिगत विवाद है, इस विषय में आप ना पूछे तो अच्छा है। वैसे भी मैं इस वैतालिक राज्य का राजा हूँ और मेरी आज्ञा का पालन करना इस राज्य के निवासियों का कर्तव्य होना चाहिए। तो मत्स्यगंधा बोली, जी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। और कोई प्रश्न राजा जो कुसागर सेन राजनर्तकी से पूछे तो राजनर्तकी बोली, नहीं महाराज, अब कोई प्रश्न नहीं है। और उस दिन कालिंदी और कोत्रे को शीश महल में शरण मिल गई। दोनों शीश महल में आकर बहुत ही प्रसन्न थे। कालिंदी को अपना अलग कक्ष मिल गया और कुसागर सेन ने उनके लिए बहुमूल्य आभूषण और रेशमी वस्त्र भी भिजवाए। किंतु जब दासी कालिंदी के कक्ष में भोजन लेकर पहुंची तो कालिंदी ने भोजन लेने से मना कर दिया। उधर कोत्रे ने भोजन लेने से मना कर दिया, क्योंकि दोनों को भोजन की आवश्यकता ही नहीं थी। ये सुनकर मत्स्यगंधा कुछ अचंभित सी हुई, किंतु उसने सोचा निर्धन जन है, इसलिए उन्हें ऐसा स्वादिष्ट भोजन करने की आदत नहीं होगी, इसलिए कल से दोनों के लिए साधारण भोजन ही बनेगा। मत्स्यगंधा ने दूसरे दिन दोनों के कक्ष में साधारण भोजन भिजवाया, किंतु उन्होंने उस दिन भी भोजन ग्रहण नहीं किया। कालिंदी जो कालवाची थी, भोजन कैसे कर सकती थी, क्योंकि वह तो प्रेतनी थी और कोत्रे एक कटफोड़वा था। यह मत्स्यगंधा को ज्ञात ही नहीं था, इसलिए वह बात मत्स्यगंधा को चिंता में डाल गई और उसने इस विषय में राजा से बातचीत करने का विचार किया और वह राजमहल पहुंची।
राजा कुशाग्रसेन उसके सामने आए। तब उसने सारी बात राजा से कह सुनाई, किंतु सारी बात सुनने के बाद राजा कुशाग्रसेन इस बात पर तनिक भी अचंभित नहीं हुए। वे राज नर्तकी से बोले, मत्स्यगंधा, वह एक निर्धन युवती है। उसके भाग्य में 2 समय का भोजन भी नहीं लिखा था। वह तो सदैव भूखी ही सो जाया करती रही होगी। एकाएक इतना अत्यधिक पर्याप्त मात्रा में भोजन देखकर उसका भोजन ग्रहण करने का मन नहीं किया होगा। तब राज नर्तकी बोली, किंतु ऐसा कैसे हो सकता है महाराज, 2 दिन हो गए उन दोनों में कुछ भी ग्रहण नहीं किया, कोई बिन खाए कैसे रह सकता है। तब राजा कुशाग्रसेन बोले, ये तो चिंता का विषय है। तब राज नर्तकी बोली, यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप इसलिए तो आपके पास आई हूँ। तब तभी कक्ष में राजा की जो रानी पद्मिनी का प्रवेश हुआ। उन्होंने मत्स्यगंधा से उसके आने का कारण पूछा। तब मत्स्यगंधा ने उन्हें सब कह दिया। ये बात सुनकर पद्मिनी को आश्चर्य हुआ और वह महाराज से बोली, महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कालिंदी के रूप में आपने संकट को आमंत्रण दे दिया हो। तब महाराज को कुशाग्रसेन बोले, ये तो गंभीर विषय हो गया, अब मैं कालिंदी को लेकर चिंतित हूँ। तब मत्स्यगंधा बोली, हाँ तो अब क्या करना चाहिए। तभी सेनापति सोमेश ने, जो इस विषय पर विचार विमर्श करता हूँ, राजा ने कहा। और वे जो रानी पद्मिनी बोली, जी महाराज, यही उचित रहेगा, आप और सेनापति मिलकर कोई योजना बनाइए। सभी के बीच में वार्तालाप चल रही थी कि सेनापति सोमेश ने कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। राजा कुशाग्रसेन ने उन्हें अनुमति दी और सेनापति सोमेश तक से भीतर आ गए और राजा से बोले, महाराज, कल रात्रि एक हत्या और हो गई। उस युवक के हृदय का हत्यारे ने भक्षण कर लिया। ये सुनकर महाराज को कुशाग्रसेन की चिंता का पार नहीं रहा। राजा के मुख पर चिंता के भाव सेनापति जो सोमेश बोले, महाराज, ऐसे चिंता होने में कुछ नहीं होने वाला। अब तो उस हत्यारे को बंदी बनाना अनिवार्य हो गया है। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। तभी राजनरत के मत्स्यगंधा ने पूछा, सेनापति सोमेश, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? क्या उस हत्यारे को बंदी बनाना इतना कठिन है? तब सेनापति कहने लगे, राजन रथ की मत्स्यगंधा, आप यहाँ कैसे? तब गंधा बोली, जी मैं कालिंदी के विषय में महाराज से बात करने आई थी, किंतु यहाँ आकर देखती हूँ महाराज तो किसी और ही समस्या से गिरे हुए हैं और मैंने उन्हें एक और समस्या बता दी। तब सेनापति सोमेश बोले, महाराज के पास इससे बड़ी और कोई समस्या भी हो सकती है भला, किंतु मुझे भी बताइए राजनर्तकी, ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है महाराज पर? सेनापति ने मत्स्यगंधा से पूछा। जी सेनापति, सोमेश, बात कुछ ऐसी ही थी कि 2 दिन पहले महाराज मेरे शीश महल में एक युवती को लाए थे जिसका नाम कालिंदी है। समस्या यह है कि वह भोजन नहीं करती, ना जाने क्या कारण है उसके भोजन नहीं करने का। तब सेनापति बोले, किंतु महाराज आपने मुझे इस विषय में कुछ नहीं बताया। सेनापति ने जब महाराज से कहा तो महाराज कुशाग्रसेन बोले, जी एक तो मुझे आपको बताने का अवसर नहीं मिला, उसके अतिरिक्त मैं ये चाहता था कि यह बात गुप्त रहे। तब सेनापति बोले, किंतु जो बात चिंता का विषय बन जाए उसे किसी से तो नहीं, किंतु राज्य के सेनापति से तो कही जा सकती है महाराज। तो राजा कहने लगे, आप ठीक कह रहे हो सेनापति जी, बड़ी भूल हो गई जो आपसे मैं नहीं कह सका। राजा कुशाग्रसेन ने पूछा, तो अब क्या सोचा है आपने उस कालिंदी के विषय में? सेनापति ने महाराज से पूछा। तो महाराज कहने लगे, मैंने तो अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है, क्योंकि यह तो राजनर्तकी मत्स्यगंधा ने मुझे अभी अभी बताया है। तभी रानी पद्मिनी बोली, महाराज मेरे दिमाग में एक विचार आया है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूँ? तब महाराज कहने लगे, हाँ हाँ रानी जी, निसंकोच आप अपने विचार हम सबके सामने प्रकट कर सकती हैं। तभी रानी पद्मिनी बोली, महाराज मुझे ऐसा लगता है कहीं वह हत्यारण कालिंदी ही तो नहीं। तब मत्स्यगंधा कहने लगी, क्षमा कर महारानी, किंतु वह हत्यारण यदि कालिंदी है तो वह तो राजमहल के समीप क्यों आना चाहेगी भला? उसे तो भय होना चाहिए राजमहल के समीप रहते हुए। सेनापति सोमेश भी जो राजनर्तकी की बात से सहमत दिखाई दिए। सेनापति सोमेश कहने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है वह हम सबके सामने हमारे रहस्यों को जानने आई हो और उसे मालूम करने आई हो कि हम उसे बंदी बनाने के लिए कौन कौन से कलाप कर रहे हैं।
रानी पद्मिनी बोली, आप सही कह रहे हो, यही सत्य है। और जो सेनापति सोमेश बोले, हाँ यही हो सकता है महाराज, तभी तो कोई प्राणी बिना भोजन ग्रहण किए कैसे रह सकता है, हो ना हो वह कोई मायावी शक्ति है। महाराज को सागर सेन बोले, किंतु वह हत्यारिन है तो कोत्रे कौन है, कोत्रे का उसके साथ क्या संबंध हो सकता है। तब सेनापति सोमेश ने पूछा, अब ये कोत्रे ही कौन है। तब राज नर्तकी बोली, महाराज जो सेनापति सोमेश वो कालिंदी का साथी है, वैसे तो कह रहा था कि उसकी पत्नी बड़ी निर्दयी है, इसलिए उसने महाराज से कालिंदी के समीप रहने की अनुमति मांगी और महाराज ने दे दी। राजा कहने लगे, उसने मुझसे यही कहा था। तब सेनापति सोमेश ने कहा, किंतु आपको कालिंदी कहाँ मिली। तब महाराज को सागर सेन ने उसे बताया कि कोत्रे ने मुझे उससे मिलवाया था। तब सेनापति कहने लगा, महाराज अवश्य ही कोई गहरा षड्यंत्र रचा है दोनों ने मिलकर। मुझे तो उन दोनों पर संदेह हो रहा है। हमारे राज्य में होने वाली हत्याओं का कारण वे दोनों ही हो सकते हैं। तब महाराज को सागर सेन बोले, अब तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तब राजनर्तकी ने पूछा, किंतु महाराज आपके पास ऐसा प्रमाण है जिसे ऐसी धो सके कि दोनों ही षड्यंत्र रच रहे हैं। तब राजा कहने लगे, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास। तो वह कहने लगी, किंतु कोई तो योजना बनानी पड़ेगी ना। रानी पद्मिनी भी बोली, ये प्रमाणित हो सके जिससे कि ये दोनों ही इस राज्य के। तब राजनर्तकी ने पूछा, किंतु ऐसी क्या योजना हो सकती है। तब सेनापति सोमेश बोले, महाराज यदि आपत्ति ना हो तो मैं एक योजना सुझाऊं। महाराज को सागर सेन ने पूछा, वह क्या है सेनापति जी, बताइए तो। राजा कुसागर सेन से जो बोले, सेनापति जी आप कालिंदी से झूठे प्रेम का अभिनय करके उसके हृदय का भेद ज्ञात कर सकते हैं। तब महाराज कुसागर सेन बोले, यह मैं कैसे कर सकता हूँ। माना वह सुंदर है, सुशील है, सभ्य भी है, किंतु प्रेम यह नहीं कर सकता। मेरा परिवार है, मैं अपनी रानी के अतिरिक्त किसी और का विचार अपने मन में कैसे ला सकता हूँ। तब सेनापति कहने लगे, किंतु महाराज मुझसे इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। तब जो पद्मिनी ने पूछा, परंतु महाराज आपको क्या आपत्ति है। तभी जो रानी पद्मिनी जो महाराज कहने लगे, तुम समझने का प्रयास कीजिए, वह अत्यंत सुंदर है और ऐसा रूप देखकर तो कोई भी अपने वश में ना रहे। पहले मैं समझता था कि वह कोई साधारण स्त्री है, किंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि वो जरूर कोई मायावी है और मायावी ही इतनी सुंदर होती हैं। उसने मुझे अपने वश में कर लिया। तो महाराज कहने लगे। तब सेनापति सोमेश बोले, महाराज आप अपने विषय में सोच रहे हैं, तनिक राज्य पर आए संकट के विषय में भी सोचिए। कितने ही निर्दोष प्राणियों की हत्या हो चुकी है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे अनुमति दीजिए, मैं उससे प्रेम का अभिनय करूं। तब राजा कुसागर सेन ने पूछा, अनुमति है सेनापति सोमेश। तो महाराज को सागर सेन बोले, यह उचित नहीं है महाराज। जो रानी पद्मिनी बोली, किंतु क्यों। राजा कहने लगे। तो वह कहने लगी, आप इस राज्य के रक्षक हैं, ये कार्य तो महाराज आपको ही करना चाहिए। रानी पद्मिनी राजा को समझाने लगी। तब राजा कहने लगे, रानी मैं किसी पराई स्त्री के समीप जाऊं, यह आपको उचित लगेगा। तब रानी पद्मिनी बोली, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो मेरे हृदय को आघात पहुंचाए। तब राजा कुसागर सेन बोले, धन्यवाद रानी, मुझ पर विश्वास करने के लिए। अब मैं ही इस कार्य को पूरा करूंगा। तब रानी बोली, जी मुझे आपसे ऐसी आशा थी। राजनर्तकी ने पूछा, परंतु अब योजना क्या होगी। तभी सोनापति जो बोले, आप पहले शीश महल जाइए और वहाँ कालिंदी से बातचीत कीजिए। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। जिसके मन में चोर होता है वह तो कभी नजर से नजर मिलाकर बात नहीं करता। यदि वह ऐसा करे तो समझ जाइएगा वह स्त्री नहीं मायावी है। और इसलिए आप बातचीत करते समय यदि उससे कुछ ऐसा किया जिससे मैं स्वयं के बस में ना रह पाऊं। राजा कहने लगे। तब वह ने लगी, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने तात श्री के मित्र काल भुजंग को आदेश भिजवाता हूँ। वे तंत्र विद्या में सिद्ध है। जैसे ही शीश महल के समीप जाएंगे उन्हें मालूम हो जाएगा वहाँ कोई मायावी शक्ति है या नहीं। यदि वह मायावी शक्ति कालिंदी हुई तो
वह उसे वश में करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। जो सेनापति ने राजा महाराज को समझाया तो महाराज को सागर सेन ने पूछा, किंतु वह रहते कहाँ हैं? तब सेनापति बोले, वह नीलांबर पहाड़ की कंदरा में रहते हैं, वहीं पर तप साधना करते हैं। संकट में पड़े व्यक्तियों की सहायता करने हेतु वे सदैव तैयार रहते हैं। तो राजा कहने लगे, जी सेनापति जी, यह अच्छा है, आपको उनके विषय में मालूम है तो उनकी सहायता से हमें इस कार्य को पूर्ण करने में सरलता होगी। किंतु अब हम सभी को योजना पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए। तब जो और सभी मिलकर अपनी योजना पर विचार विमर्श करने लगे। योजना पर विचार विमर्श करने के बाद सेनापति सोमेश और राजनंद तकी मत्स्यगंधा दोनों ही अपने अपने निवास स्थान लौट गए। रानी पद्मिनी और राजा कुसागर सेन भी अपने कक्ष में रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात्रि हुई तो रानी पद्मिनी ने दासी से राजा कुसागर सेन के लिए भोजन परोसने के लिए कहा। राजा कुसागर सेन भोजन करने बैठे और रानी जो पद्मिनी उन्हें पंखा झलने लगी। महाराज को सागर सेन ने शीघ्रता पूर्वक भोजन किया और रानी पद्मिनी को अपनी योजना अनुसार किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु संकेत दिया। रानी पद्मिनी शीघ्र राज भोजनालय पहुंची और वे कुछ भोजन पत्रों को लपेटकर और राजा कुसागर सेन के समीप उपस्थित हुई। राजा कुसागर सेन ने पत्रकों में लिपटा हुआ भोजन लिया और वे राजमहल के बाहर आकर शीश महल मारे शीश महल वाले मार्ग की ओर चल पड़े और कालिंदी के कक्ष में पहुँचे। एकाएक राजा कुसागर सेन को अपने कक्ष में उपस्थित देखकर कालिंदी कुछ आश्चर्य में पड़ गई और महाराज को सागर सेन से पूछने लगी, महाराज आप यहाँ कैसे आना हुआ? यदि कोई आवश्यक कार्य था तो आपने मुझे बुलवा लिया होता, यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? तब महाराज बोले, कालिंदी की बात सुनकर कैसा कष्ट कालिंदी, अब तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम्हारी जैसी सुशील और सुंदर युवती से बात करने का अवसर ढूंढ रहा था, सो आज मिल गया। मैं यहाँ तुमसे भेंट करने चला आया। कालिंदी ने पूछा, अफसर आप मुझसे भेंट करने हेतु अवसर खोजने की क्या आवश्यकता है? महाराज बस ऐसे कालिंदी कहने लगे, जब से तुम्हें देखा है तो रात्रि के निद्रा नहीं आती, हृदय में एक अद्भुत सी पीड़ा का अनुभव होता है। कोई कार्य करने बैठता हूँ तो तुम्हारा सुंदर चेहरा मेरे सामने घूमने लगता है। कालिंदी ला का आशय नहीं समझी महाराज। कालिंदी थोड़ी शर्माते हुए बोली तो महाराज कुसागर सेन बोले, मेरी आंखों में झांक कर देखो कालिंदी, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। कालिंदी बोली, नहीं महाराज, मैं ऐसी भूल नहीं कर सकती। आपका विवाह हो चुका है, आपकी रानी है, मुझे ऐसी दुविधा में मत डालिए। महाराज कुसागर सेन बोले, ये दुविधा नहीं कालिंदी, प्रेम है। कालिंदी ने पूछा, क्या आप अपनी रानी से प्रेम नहीं करते महाराज? राजा को सागर सेन बोले, अब क्या कहूँ कालिंदी, उससे तो मेरा विवाह राजनीतिक कारणों से हुआ था। उसके पिता एक बलशाली राजा थे, उन्होंने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी, तब मेरे पिताश्री को हरा दिया। तब उन्होंने मेरे पिताश्री से कहा, यदि वह इस विवाह के लिए तैयार हो जाए तो वे उनका राज्य वापस कर देंगे। तब मेरे पिताश्री ने विवश होकर जो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और पद्मिनी को बस मेरे जो धर्मपत्नी बनना पड़ा। और इस वर्ष साक्षी है कालिंदी कि मैंने कभी उससे प्रेम नहीं किया। तो कालिंदी बोली, ओ महाराज, आपके हृदय पर तो गहरी पीड़ा है, क्षमा कीजिए, मुझे आपका दुख नहीं उकेरना चाहिए था। तब वह बोले, मुझे तुमसे मिलकर सब कहना पड़ा ताकि तुम मेरी पीड़ा को समझ सको। कालिंदी, मेरी आंखों में तुम्हारे प्रति अथाह प्रेम अनुभव कर रहा हूँ। तुम मुझे पहली रात्रि जब मिली थी तो उसी रात्रि तुमने और तुम्हारी मधुर वाणी ने मुझे मोह लिया था। पहली बार मुझे किसी से प्रेम का अनुभव हुआ था। तुम्हारी ये कजरारी आंखें, ये कमल की पंखुड़ी के समान होठ, बादलों की भांति घने बाल और ये छरहरी काया, मधु के समान मीठा यौवन, कहीं मेरे प्राण ना हर ले प्रिय। मैं तुम्हारे प्रेम में अचेत हो चुका हूँ, अब मैं इससे अधिक क्या बोलूं? तुम एक सुंदर से पुष्प के समान हो और मैं उस पुष्प के अर्क को पीने वाला भ्रमण बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अनुमति दोगी? यदि इस जीवन में तुम मुझे ना मिली तो मेरा जीवन नीरस हो जाएगा। तब कालिंदी ने पूछा, महाराज आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो
महाराज बोले, हाँ प्रिय, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? तब कालिंदी बोली, महाराज आप मुझसे यह ना पूछे, मैं आपसे सच नहीं कह पाऊंगी। कालिंदी ने अपनी मुख दूसरी ओर फेरते हुए कहा तो महाराज कुसागर सेन ने कालिंदी के मुख को अपने हथेलियों में लिया और बोले, कालिंदी मेरी आंखों में देखकर कहो, तुम मुझसे प्रेम करती हो? तब कालिंदी बोली, महाराज यह मैं नहीं कर सकूंगी। कालिंदी ने अपनी आंखें बंद ही रखी। तो महाराज कहने लगे, क्यों नहीं कह सकोगी कालिंदी? और महाराज ने जो धीरे से स्वर में कालिंदी से पूछा तो कालिंदी ने कहा, बस कह नहीं सकूंगी महाराज, मुझे विवश मत करो। तब महाराज कहने लगे, कहो ना कालिंदी, कहो ना कि तुम मुझसे प्रेम करती हो और आज सब कुछ कह दो जो तुम कहना चाहती हो। मुझे और विचलित मत करो, आज मेरे हृदय की अग्नि को शांत कर दो। कालिंदी मुझे प्रेम का अनुभव कराओ और स्वयं भी प्रेम का अनुभव करो। अब और अधिक प्रतीक्षा मत कराओ प्रिय, और प्रतीक्षा मत कराओ। प्रेम अत्यधिक अद्भुत वस्तु है, इसके अनुभव में के पश्चात संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। महाराज को सागर सेन कालिंदी से बोले जा रहे थे तो कालिंदी बोली, महाराज मैं भी आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं आपसे इतना प्रेम करने लगी हूँ कि मैं आपके बिना रहने का सोच भी नहीं सकती। महाराज बोले, ओ ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, अब मैं निश्चिंत हो चुका हूँ। तब महाराज ने कालिंदी से पूछा, कालिंदी तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो? तो कालिंदी ने पूछा, सच महाराज, आपको जानकर प्रसन्नता हुई? तो महाराज बोले, हाँ कालिंदी, बहुत प्रसन्नता हुई। तब कालिंदी कहने लगी, महाराज आप आए और आप इतने समय मेरे कक्ष में हैं। यदि राज नर्तकी को मालूम हो गया तो उसने बातें रानी को बता दी तो क्या होगा? तब महाराज बोले, मैं रानी से कहकर आया था कि मैं अपने अतिथियों के लिए भोजन लेकर जा रहा हूँ। क्योंकि आज का भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट था, मैंने सोचा कि इतना स्वादिष्ट भोजन तुम्हें और कोत्रे को भी ग्रहण करना चाहिए। महाराज बोले तो कालिंदी बोली, भोजन? हम दोनों के लिए आपने भोजन लाने का कष्ट किया। महाराज आपकी रानी ने आपके अतिथि के विषय में नहीं पूछा। तो महाराज को सागर सेन बोले, अपने प्रियजनों के लिए भोजन लाने में भला कैसा कष्ट? कालिंदी, और मैंने रानी से कहा कि विशेष प्रकार के अतिथि हैं, उनके लिए भोजन लेकर जा रहे हैं। तो कालिंदी बोली, आप कितने दयालु हैं महाराज, किंतु हम दोनों तो भोजन ग्रहण कर चुके हैं। तो महाराज कुसागर सेन बोले, कालिंदी कोई बात नहीं, अब कोत्रे से भेंट करना चाहूँगा, चलो उसके कक्ष में चलते हैं। कालिंदी बोले, किंतु महाराज यदि वह सो गया होगा तो? राजा बोले, कोई बात नहीं, हम उसे जगा लेंगे। कालिंदी बोले, किंतु इसकी आवश्यकता क्या है महाराज? तब महाराज बोले, अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो उससे भेंट करके ना जाऊँ तो ये तो सही नहीं होगा ना। उसे यह बात मालूम हुई कि मैं यहाँ आया और उसे भेंट किए बिना चला गया तो उसे बुरा लगेगा। तब कालिंदी बोली, जैसी आपकी इच्छा। और इतना कहकर कालिंदी बनी कालवाची महाराज को सागर सेन के संग कोत्रे के कक्ष की ओर चल पड़ी। कोत्रे के कक्ष के समक्ष पहुंचकर महाराज कुसागर सेन ने कहा, कोत्रे किवाड़ खोलो, मैं महाराज कुसागर सेन हूँ। किंतु महाराज कुसागर सेन का स्वर सुनकर किवाड़ के पीछे से कोत्रे का कोई उत्तर नहीं आया। तब महाराज कुसागर सेन स्वयं ही किवाड़ खोलकर भीतर चले गए। उन्होंने देखा कोत्रे के बिछौने पर कोई कटफोड़वा लेटा है और ये देखकर महाराज कुछ विचलित हुए और कालिंदी से कहा, ये कोत्रे नहीं है, यहाँ तो कोई कटफोड़वा है। अब कालिंदी भयभीत हो चुकी थी और उस समय उसे कोई उत्तर नहीं सूझा। जब कालवाची ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राजा ने थोड़े से ऊंचे स्वर में कालिंदी से पूछा, कोत्रे कहाँ है कालिंदी? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देती? तब वह बोली, जी महाराज वो बाहर गया है। कालिंदी ने झूठ बोला तो राजा कुसासेन बोले, किंतु क्यों रात्रि में बाहर क्यों गया है? वो तो कालिंदी ने झूठ बोला, जी महाराज अपनी पत्नी से मिलने गया है। तो महाराज बोले, ठीक है, यदि वो अपने निवास स्थान गया है तो तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? अपने कक्ष में सो रहा है, मैं तो समझ गया मुझे ही वो अपनी पत्नी से भेंट करने गया होगा। परंतु ये खटफोड़वा यहाँ क्यों है?
महाराज कुसागर सिंह ने क्रोधित होकर कालिंदी से पूछा, तो जी यह उसका पालतू पक्षी है? और कालिंदी ने फिर से झूठ बोल दिया, यही तो उसकी पत्नी का संदेश लेकर आया था। महाराज कुसागर सेन ने पूछा, यदि ये उसका पालतू पक्षी है तो उसके संग क्यों नहीं गया? तब वह बोली, कालिंदी बोली, उसने इसे अपने पालतू पक्षी को यही छोड़कर गया है। कालिंदी बोली तो महाराज बोले, तुम जानो और कोतरे जानो, ना जाने तुम दोनों ने क्या स्वांग रच रखा है। और अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकता, मैं राजमहल जा रहा हूँ। इतना कहकर महाराज कुसागर सेन शीश महल से चले गए। महाराज कुसागर में शीश महल से बाहर आकर मन ही मन मुस्कुराए और मन में बोले, ओ आज तो प्राण बच गए। उस मायावी से कोतरे का अपने कक्ष में ना होना मैं क्रोध के का कारण बना, नहीं तो मैं उस मायावी से कैसे पीछा छुड़ा पाता। मुझे अपूर्ण विश्वास हो चला है वह उन सभी हत्याओं की दोषी है, किंतु कोतरे रात्रि को अपनी पत्नी से मिलने गया। ये बात कुछ अद्भुत थी। यदि वह मायाविनी झूठ कह रही है तो मुझे इस प्रसंग की तलहटी तक जाना होगा। यही सब सोचते सोचते महाराज कुसागर सेन राजमहल कब पहुंच गए उन्हें खुद ही मालूम नहीं हुआ। राजमहल पहुंचकर उन्होंने रानी पद्मिनी से रात्रि की पूरी बात बता दी। महाराज कुसागर सेन की बात सुनकर रानी पद्मिनी बोली, महाराज ध्यान दीजिएगा, वह मायावी है, कहीं आपके प्राण संकट में ना पड़ जाए। तब महाराज बोले, हाँ महारानी, आप सत्य कहती है, किंतु राज्य की सुरक्षा हेतु मुझे इतना संकट तो उठाना पड़ेगा। तब महाराज और महारानी उस विषय पर अत्यधिक समय तक वार्तालाप करते रहे और कुछ समय पश्चात दोनों सो गए। प्रातः काल हुई, महाराज अभी जागे भी नहीं थे कि द्वारपाल ने आकर महाराज के कक्ष के समक्ष एक संदेश का, जो कुछ इस तरह था, महाराज की जय हो, सेनापति सोमेश एक राज नर्तकी मत्स्यगंधा आपसे शीघ्र भेंट करना चाहते हैं। द्वारपाल का स्वर सुनकर महाराज और महारानी जाग उठे और महाराज ने अपने कक्ष में से ही कहा, उन्हें अतिशीघ्र मेरे कक्ष में भेज दो। कुछ समय पश्चात राज नर्तकी और सेनापति महाराज के कक्ष में पधारे और दोनों ने महाराज को प्रणाम किया और महाराज ने दोनों को प्रणाम स्वीकार किया और महाराज बोले, कहिए क्या बात है, आप दोनों इतनी प्रार्थ है, हमारे यहाँ कैसे पधारे? तब जो वह कहने लगे, महाराज कल रात अनर्थ हो गया, इसलिए मैंने प्रातः होते ही सबसे पहले सेनापति को सूचना भिजवाई। राजा पूछने लगे, क्या अनर्थ हो गया मत्स्यगंधा? तो मत्स्यगंधा कहने लगी, महाराज कल रात्रि में गुप्त रूप से कालिंदी पर दृष्टि रख रही थी। जब कोतरे और कालिंदी कोतरे एक ही कक्ष में बातचीत कर रहे थे तो मैंने सुना। इतना कहते कहते मत्स्यगंधा रुक गई। तब रानी पद्मिनी ने कहा, रुक क्यों गई राजेंद्र की, बोलो। तब वह बोली, महाराज मैंने सुना कालिंदी का नाम, और यहाँ शीश महल में तो वैसे भी इतनी सुंदर सुंदर दासियां हैं। तब कोतरे बोला, वो तो ठीक है कालवाची, किंतु मैं तो पहले से ही तुम्हारे लिए इतने झूठ बोल चुका हूँ, अब और कितने झूठ बुलवाओगी मुझसे? वैसे भी यह प्रेम ब्रेम मेरे बस की बात नहीं है। तब कालवाची बोली, तो ठीक है कोतरे, किंतु तुम्हारा मत्स्यगंधा के विषय में क्या विचार है? वो तो बहुत सुंदर है, उससे ही प्रेम कर लो। तब कोतरे बोला, वो राजनरत की मत्स्यगंधा है, वो देखने में बस सुंदर है, किंतु घमंड उसके अंदर कूट कूट कर बढ़ है। देखा है ना वह कितनी हठी है, और भला वो क्यों मुझसे प्रेम करने लगी? तब वह कहने लगी, और क्या क्या सुना तुमने राजनरत की मत्स्यगंधा? महाराज कुसागर सेन पूछने लगे। तब मत्स्यगंधा बोली, महाराज वार्तालाप के बीच में उसने कहा, उसे सुंदर रहने के लिए मनुष्य के हृदय भक्षण करने की आवश्यकता होती है। यदि वह ऐसा ना करे तो धीरे धीरे वृद्ध और कमजोर होती जाएगी। इसका तात्पर्य यह है, कालिंदी की वो हत्यारण है, महाराज कहने लगे। तब महाराज को सागर सेन बोले, महाराज कालिंदी नहीं, कालवाची, जो सेनापति कहने लगे। तब महाराज बोले, हाँ हाँ वही, किंतु अब क्या समाधान होगा इस समस्या का? तब सेनापति जी बोले, समाधान तो एक ही है, वह मेरे तात श्री के मित्र कालभुजंग, जिनके विषय में मैंने आपसे कहा था, मैंने उन्हें संदेशा तो भिजवा दिया, वह शीघ्र यहाँ पहुँचने वाले हैं। महाराज कुसागर सेन बोले, तब तो ठीक है, मैं भी कल रात्रि जब शीश महल पहुँचा तो मैंने कोतरे से भेंट करने की इच्छा जताई तो कालवाची कुछ विचलित सी हुई थी। उसका तात्पर्य यह है कि कोतरे मनुष्य नहीं
कठफोड़वा है और मैंने उस समय क्रोधित होने का विनय किया था और शीश महल से बाहर आ गया। पहले सोचा कि मत्स्य गंधा से सब बता दूं कि वह सावधान हो जाए, किंतु उसके पश्चात अनुभव हुआ कहीं कालिंदी ने मुझे मस्त गंधा से वार्तालाप करते हुए देख लिया तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा कि मैं उसे झूठ के प्रेम अभिनय कर रहा हूँ। मत्स्य गंधा बोली, जी महाराज, आपने ठीक किया, और तो आपको एक कठफोड़वा अपनी प्रेमिका बनाना चाहता है और आपका शुष्क व्यवहार देखकर उसका मन इस बात की अनुमति नहीं देता। सेनापति सोमेश मत्स्यगंधा से हंसते हुए बोले तो मत्स्यगंधा बोली, आप भी सेनापति जी मेरा परिहास ना करें, मैं वैसे ही चिंतित हूँ। अब ना जाने क्या होगा शीश महल में। उस पिशाचनी के आने के पश्चात कोई शेष भी बचेगा या नहीं, क्योंकि आज चौथा दिवस है और उसने अब तक भोजन नहीं किया है। सेनापति बोले, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। तब जो राजनर्तकी बोली, हाँ मैं वही कहना चाहती थी, अब मैं शीश महल के प्राणियों के संकट में है। मत्स्यगंधा बोली तो रानी पद्मिनी बोली, हम यदि कालिंदी को राजमहल में ले आए तो। तब सेनापति बोले, ये संभव नहीं है, वो विश्वास करने योग्य युवती नहीं है। तब रानी पद्मिनी बोली, हम उसके क्रियाकलापों पर दृष्टि रख सकते हैं। तब सेनापति बोले, ना महारानी, इतना संकट उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो महारानी पद्मिनी कहने लगी, तो क्या करें, कोई दूसरा मार्ग भी तो नहीं सोच रहा। तब सेनापति बोले, बस हम काल भुजंग बाबा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब वही उचित मार्ग सुझाए। और राजा कुसागर सेन बोले, तो किंतु आज रात्रि मुझे पुनः फिर से कालिंदी से मिलने जाना होगा। आज कौन सा बहाना बनाकर मैं शीश महल से लौटूंगा। तब राजनर्तकी हंसते हुए बोली, महाराज, ये तो आपकी प्रेमिका और आपकी समस्या है, इसमें हम सब क्या कर सकते हैं। और राजनर्तकी की बात सुनकर सब हंस पड़े। कुछ समय पश्चात सबके मध्य जो वार्तालाप हुआ था वो कोई योजना बनी और उसके बाद सेनापति और राजनर्तकी मत्स्यगंधा अपने अपने निवास स्थान लौट गए। राजा कुसागर सेन अपनी रात्रि होने की प्रतीक्षा में करने लगे, किंतु उनका दिन बड़ी कठिनाई से बीता था। रात्रि हुई और वह रानी पद्मिनी के साथ बातचीत करने के पश्चात शीश महल की ओर चल पड़े। शीश महल पहुँचे तो उन्होंने कालिंदी के कक्ष की ओर प्रस्थान किया। अब कालिंदी के कक्ष के समक्षते हुए उन्होंने किवाड़ पर थाप देकर पुकारा, कालिंदी कालिंदी, मैं कुसागर सेन, कवाड़ खोलो प्रिय। किंतु भीतर से कोई स्वर नहीं आया। राजा कुसागर सेन ने फिर प्रयास किया, किंतु किवाड़ पर थाप देकर कालिंदी को पुकारा, किंतु इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब राजा कुसागर सैन्य कक्ष के भीतर जाना ही समझा और वह धीरे से किवाड़ खोलकर कक्ष के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा केवल कई दीपक जो टिमटिमा रहे थे और उन सभी का प्रकाश पूरे कक्ष में फैल रहा था और खिड़की खुली हुई थी, परंतु वहां कालिंदी उपस्थित नहीं थी। बिछौना खाली पड़ा था, स्नान घर के किवाड़ खुले पड़े थे। इसका मतलब था कक्ष में कोई भी उपस्थित नहीं था। ये देखकर महाराज को सागर सेन राजनर्ता के मत्स्यगंधा के कक्ष की ओर तेज गति से चल पड़े। वहाँ मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी महाराज। तब महाराज बोले, मत्स्यगंधा कालिंदी अपने कक्ष में नहीं, आज तो निश्चित ही किसी न किसी के प्राण जाएंगे और अवश्य ही वह अपना भोजन ग्रहण करने गई होगी। तभी मत्स्यगंधा बोली, महाराज ये तो संकट आ खड़ा हुआ, अब क्या करें। महाराज बोले, तो ऐसे में हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठा जा सकता। मत्स्यगंधा ने पूछा, और कोतरे कहाँ है। तो महाराज बोले, उसके कक्ष में तो मैंने नहीं देखा। और मत्स्यगंधा बोली, तो चलिए कोतरे के कक्ष में चलकर देखते हैं। तो महाराज बोले, हाँ चलो मत्स्यगंधा। और वे दोनों बिना देर की अपने कक्ष में। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे तो सदैव खुले वातावरण में रहने का अभ्यास है। मैं अपने कक्ष में मुझे नीरस अनुभव हो रहा था, इसलिए बाहर चली गई थी। महाराज कुसागर सेन रुक गए और बोले, तो ये बात है, मैं समझा। इतना कहते कहते महाराज रुक गए। महाराज को सागर सेन ने पूछा, उनका यूं बोलते बोलते रुकना कालिंदी को कुछ भाया नहीं, इसलिए तो वह बोली, तो क्या समझे महाराज। कुसागर सेन कुछ नहीं बोले। तो कालिंदी ने फिर पूछा, आपने कुछ तो समझा होगा। तब महाराज कहने लगे, मैंने समझा कि तुम्हें महल का जीवन नहीं भाया होगा और तुम यहाँ से वन में चली गई होगी। महाराज बोले, तो कालिंदी बोली, महाराज आपकी अनुमति के बिना भला यहाँ से कैसे जा सकती हूँ।
तो मत्स्यगंधा ने पूछा, वो सब ठीक है कालिंदी, किंतु कोतरे कहाँ है? तो कालिंदी बोली, और कहाँ होगा, अपने कक्ष में होगा। तो कोई बात नहीं, मैं अब अपने कक्ष में जा रही हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ऐसा बहाना बनाकर राजनर्तकी अपने कक्ष में चली गई। वो नहीं चाहती थी कि महाराज की योजना में कोई बाधा पड़े। मत्स्यगंधा के जाते ही महाराज कुसागर सेन ने कालिंदी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम कहाँ चली गई थी प्रिय? तुम्हें मालूम है मैं कितना भयभीत हो गया था। तभी कालिंदी क्रोध में अपना हाथ चुराते हुए बोली, तभी तो मुझे मेरे कक्ष में ना पाकर आप मत्स्यगंधा के कक्ष की ओर चले गए। मुझे सब ज्ञात है महाराज, आप मुझसे कोई प्रेम नहीं करते। आप पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है, विवाह किसी से, प्रेम किसी से और रास लीला किसी और से के संग आप पुरुष विश्वास करने के योग्य नहीं होते। तब महाराज बोले, नहीं। कालिंदी की बात सुनकर महाराज बोले, प्रिय, जो तुमने देखा वह सत्य नहीं है। मैं भला मत्स्यगंधा के संग्रास लीला रचाऊंगा, ये संभव नहीं है। वह तो प्रतिदिन अनगिनत पुरुषों के समक्ष अपना नृत्य प्रस्तुत करती है। कितने ही पुरुष उसे पाना चाहते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं। उस जैसी स्त्री से भला मैं प्रेम करने क्यों लगा? वह मेरे प्रेम के योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारी जैसी शीलवीर, शीलवती, गुणवती और सुंदर, सुशील, लज्जाशील युवती चाहिए। तुमसे योग्य इस संसार में कोई नहीं है। कालिंदी बोली, आप सत्य कह रहे हैं महाराज। तब राजा कुसागर सेन बोले, प्रिय, यही सत्य है। कालिंदी बोली, तो चलिए मेरे कक्ष में चलकर बात करते हैं। महाराज कुसागर सेन बोले, किंतु पहले मैं कोतरे से भेंट करना चाहूँगा। कालिंदी बोली, महाराज वह अपने कक्ष में ही होगा। कुसागर सेन बोले, क्या पता कल की रात्रि फिर से अंतर ध्यान न हो गया हो। कालिंदी बोली, नहीं महाराज, मैंने स्वयं देखा तो वह अपने कक्ष में ही था। कुसागर सेन बोले, तो चलो उसके कक्ष में चलकर उसके संग भी कुछ समय बात कर लेते हैं। बोली, चलिए यदि आपकी यही इच्छा है। दोनों कोतरे के कक्ष में पहुँचे। महाराज ने किवाड़ों पर थाप दी। कोतरे ने किवाड़ खोलकर आंखें मलते हुए कहा, महाराज आप, मैं तो बहुत गहरी नींद में था। किंतु महाराज कहने लगे, कल का अंतर्धान हो गए थे। तो कोतरे बोला, महाराज कुछ भी हो है तो वह मेरी पत्नी, उसका विचार आया और मैं उससे भेंट करने चला गया। तब महाराज को सागरसेन बोले, कोई बात नहीं, क्या हम दोनों तुम्हारे कक्ष में आ सकते हैं? कोतरे बोला, क्यों नहीं महाराज, आइए। आपको मेरे कक्ष में आने के लिए मेरी अनुमति की क्या आवश्यकता है? महाराज कहने लगे, अंततः ये तुम्हारा कक्ष है, आने की अनुमति तो लेनी पड़ती है। और सब बैठकर वार्तालाप करने लगे। कुछ समय बाद महाराज बोले, अब मैं राजमहल वापस जाऊंगा, क्योंकि सेनापति सोमेश के संग मुझे उस हत्यारे के विषय में भी कुछ मालूम करने जाना है। कालिंदी बोली, किंतु महाराज आपको आए अभी अत्यधिक समय तो नहीं हुआ है। तब महाराज बोले, मेरी व्यवस्था समझने का प्रयास करो। कालिंदी, राज्य की भलाई हेतु मुझे जाना ही होगा। और कालिंदी बोली, ठीक है महाराज जाइए। और अन्य से मन से कालिंदी ने कहा तो महाराज मनी मन मुस्कुराए और शीघ्रता से शीश महल से बाहर चले गए। उनका उद्देश्य सही ज्ञात करने का था कि कहीं कालिंदी रात्रि में अपना भोजन ग्रहण करने तो नहीं जाती। और ऐसा ही वह भोजन ग्रहण करके आ चुकी थी और महाराज और शीश महल पहुंचने में देर हो गया था महाराज को। और यही सोचते सोचते मार्ग में चले जा रहे थे। तभी उन्हें मार्ग में एक झाड़ी के समीप दो जो लोमड़ी दिखाई दी। क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि थी, इसलिए चांद का प्रकाश फैला हुआ था और इसलिए सब कुछ ठीक से देख पा रहे थे। उन्होंने उन लोमड़ियों को देखकर कुछ संदेह सा हुआ, इसलिए उन्होंने देर न करते हुए अपनी तलवार निकाली और उन लोमड़ियों को भयभीत किया। लोमड़ी उनकी तलवार से भयभीत होकर दूर भाग गई। महाराज कुसागर सेन ने उस स्थान पर जाकर देखा तो एक शत विक्षित सब पड़ा था। उस सब को देखकर उन्हें अब कालिंदी पर संदेह हुआ कि कालिंदी कहीं नहीं गई, वह तो यहाँ बाहर निकली थी अपना भोजन करने के लिए। अब महाराज को सागर सेन बहुत अधिक चिंतित थे। उन्हें जल्दी से जल्दी यह समाचार सेनापति सोमेश को देना था, किंतु यदि वह सबको वहीं छोड़कर चले जाते तो कोई ना कोई वन्य जंतु उस सब का करने हेतु उस स्थान पर पहुंचता। इसलिए महाराज कुसागर सेन ने इस विषय पर विचार करके राजमहल जाने की इच्छा त्याग दी और वही उत्सव का निरीक्षण करने लगे। किंतु वहाँ उन्हें कठिनता हो रही थी। न बैठने योग्य स्थान था और न ही वृक्षों की छत्र छाया थी जिसके तले महाराज कुसागर सेन अपनी रात्रि काट सके।
क्योंकि रात्रि का समय था और वहाँ आग जलाने की भी कोई सुविधा नहीं थी। किंतु महाराज को सागर सेन के पास इसके अलावा कोई मार्ग भी तो नहीं था, इसलिए वह उसी स्थान पर प्रातः काल होने की प्रतीक्षा करने लगे। महाराज को सागर सेन सबसे कुछ दूर दूसरी झाड़ी के समीप जा बैठे। उन्हें वहाँ बैठे अभी अत्यधिक समय हो चुका था और उन्हें नींद आने लगी, किंतु उन्होंने अपनी आंखें नहीं मंदी। तभी वहाँ सेनापति सोमेशा पहुँचे। उनके समीप पहुंचकर उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज आप ठीक तो है ना? तो कुसागर सेन ने पूछा, मैं तो ठीक हूँ, किंतु आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं आपको यहाँ मिलूंगा? सेनापति स्वामी बोले, जी महाराज, मुझे रानी पद्मिनी ने एक सैनिक द्वारा सूचना भिजवाई थी। आप अभी तक शीश महल से राजमहल नहीं पहुँचे, इसलिए उन्हें आपकी चिंता हुई। सैनिक का इतना कहने पर मैं शीघ्रता से शीश महल की ओर जाने का विचार किया। मैं शीश महल की ओर बढ़ाई जा रहा था कि एकाएक मुझे आप यहाँ देखे, इसलिए ठहर गया। तभी महाराज को सागर सेन बोले, मैं शीश महल से राजमहल की ओर जा रहा था। मुझे मार्ग में शत विकसित सब दिखा और कुछ लोमड़ियाँ भी के समीप खड़ी थी। मैं अपनी तलवार से उन लोमड़ियों को भयभीत करके भगाया और स्वयं रक्ष सबकी रक्षा करने के लिए यहाँ विश्राम करने लगा। तब सेनापति बोले, किंतु सबकी सुरक्षा क्यों? ऐसा क्या है इस सब में? तब महाराज बोले, मैं जब शीश महल में पहुँचा तो कालिंदी अपने कक्ष में ना थी, इसलिए मैं राजनर्तकी मत्स्य गंधा के कक्ष की ओर बढ़ गया। हम दोनों जैसे ही शीश महल के पास पहुँचे और बढ़े जा रहे थे, तभी कालिंदी देखी, जो कि बाहर से भ्रमण करके आ रही थी। उन्होंने उससे मैंने पूछा तो बोली, उसे खुले वातावरण में रहने का अभ्यास है, इसलिए बाहर चली गई थी। तब उसकी बात से मुझे संदेह हुआ कि वो भ्रमण करने नहीं, किसी प्राणी का हृदय भक्षण करने गई होगी। जब मैंने यहाँ आकर देखा तो ये शव देखा, मेरा संदेह विश्वास में बदल गया। यदि महाराज ऐसा है तो अत्यधिक घातक है वैतालिक राज्य के लिए। सेनापति जो महाराज से पूछ कहने लगे तो महाराज कहने लगे, जब वह वन में थी तब भी निर्दोष प्राणियों की हत्या कर रही थी, उसमें अंतर तो कोई नहीं था। हत्याएं तो हो रही थी, महाराज बोले तो सेनापति बोले, हाँ महाराज आपकी बात तो सही है। फिर महाराज ने सेनापति से पूछा, तो अब क्या करें? रात्रि भर हम दोनों यहीं को यहीं रहना होगा क्या? तब जो वो कहने लगा, सेनापति, नहीं महाराज, जो सैनिक मुझे महारानी का समाचार देने आया था उससे मैंने कहा है कि वो अपने साथ में और भी कुछ सैनिकों को लेकर शीश महल के मार्ग पर पहुँचे। शायद वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले होंगे। सेनापति ने महाराज को बताया। महाराज बोले, यदि ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप और मैं उन सैनिकों की प्रतीक्षा करते हैं। और सेनापति बोले, दोनों कुछ समय तक सैनिकों की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ समय के पश्चात वहाँ सैनिक आ पहुँचे और महाराज उन सभी को सबको राजमहल के विच्छेदन गृह में ले जाने का आदेश दिया और सेनापति के साथ राजमहल में महाराज चले गए। जैसे वो सब राजमहल के विच्छेदन गृह में पहुंचा तो महाराज ने शीघ्रता से राजवैद्य को उत्सव का परीक्षण करने हेतु बुलवाया। राज ने सबका परीक्षण करते हुए कहा, महाराज, ऐसा प्रतीत होता है किसी ने पहले इस सब का रक्त खींच लिया, उसके पश्चात इसका हृदय निकाल लिया। इसके अलावा इस सब की ऐसी दशा वन्य जीवों ने की है। राजवेद का कथन महाराज कुसागर सेन और सेनापति को सत्य लगा। उन्होंने राजवैद के जाने की अनुमति दी और साथ में ये भी कहा कि इस सब के विषय में वो किसी से भी कुछ ना कहीं। महाराज के आदेश का पालन करते हुए राजवैद ने राजमहल के विचिद्र गृह से प्रस्थान किया। अब महाराज कुसागर सेन और सेनापति सोमेश ने कुछ समय तक विचार विमर्श किया और इसका परिणाम, उसके परिणाम तक पहुंचने की कालिंदी ही वो मायावी है। जब तक काल भुजंग बाबा यहाँ उपस्थित नहीं हो जाते तब तक हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना कि कालिंदी को हमारी योजना मालूम हो जाए। तब महाराज बोले तो, किंतु आए दिन जो हत्याएं हो रही है उन्हें कैसे रोके, क्योंकि जब भी कालिंदी को भोजन आवश्यकता होगी तो एक न एक हत्या तो निश्चित होगी। तब जो सेनापति बोले, महाराज आपकी बात सही है, मुझे तो कोई मार्ग नहीं सूझता। महाराज चिंतित होकर बोले तो सेनापति बोले, चिंता ना करें महाराज, मैं कुछ सोचकर आपको प्रातः तक बताता हूँ, कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। तो
कुशाग्रसेन राजा बोले, जी सेनापति, मैं आपसे कुछ ऐसी ही आशा रखता हूँ। और सेनापति और महाराज राजमहल में चले गए। ठीक है महाराज, भी विश्राम कीजिए और फिर मैं स्वयं आपसे आकर मिलता हूँ। महाराज भी अपने कक्ष में जाकर विश्राम करने हेतु चले गए। रानी पद्मिनी ने महाराज को देखा तो उनके प्राण में प्राण आए। वह उनकी प्रतीक्षा कर रही थी और महाराज ने रानी पद्मिनी को सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय तक वार्तालाप करने के पश्चात दोनों विश्राम करने लगे। प्रातः काल हुई। सभी को संपूर्ण दिन ऐसे ही बीता, क्योंकि सेनापति सोमेश को अभी तक कोई उपाय नहीं सूझा था। जैसे ही सायकाल हुई तो रात्रि के आने से सभी भय से ग्रसित होने लगे, किंतु महाराज कुशाग्रसेन का शीश महल जाना तो आवश्यकता नहीं। तो सेनापति बोले, महाराज आज आप अर्धरात्रि के पश्चात ही शीश महल हेतु प्रस्थान करें। आज मैं भी आपके साथ शीश महल चलूंगा। आप शीश महल के भीतर चले जाइए और मैं बाहर से निरीक्षण करूंगा। महाराज बोले, ठीक है, जैसा आप उचित समझे। और इतना कहकर महाराज कुशाग्रसेन आधी रात बीत जाने के बाद जो आधी रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगे, उधर शीश महल में रात्रि होने के बाद चारों तरफ बेतालिक राज्य निद्रा में डूब चुका था। शीश महल के सभी सदस्य निद्रा में सो चुके थे। एकाएक कालावाची अपने बिछाने से उठी और उसने कक्ष से बाहर निकलकर शीश महल के गलियारे में पहुंची और उसने एक एक करके जो सभी मसालों को बुझाना शुरू कर दिया और फिर सभी मसालों को बुझाते हुए मत्स्यगंधा के कक्ष के सामने पहुंची और उसे पुकारा, मत्स्यगंधा, राजनरथ की मत्स्यगंधा, तनी किवाड़ तो खोलो। मत्स्यगंधा ने जैसे कक्ष के किवाड़ खोले तो कालवाची ने अपने प्रेतनी रूप में आकर मत्स्यगंधा की गर्दन पकड़ते हुए कहा, तू महाराज से प्रेम करेगी, मेरे महाराज से प्रेम करेगी। कालवाची ने मत्स्यगंधा की गर्दन को बहुत ही दृढ़ता से पकड़ रखा था। मत्स्यगंधा बोलने का प्रयास कर रही थी, किंतु वह चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी। वह निरंतर अपनी गर्दन को काल के हाथों से छुड़ाने का प्रयास करती रही, किंतु सफल नहीं हो सकी। कालवाची मत्स्यगंधा की गर्दन पकड़े हुए यूं ही पवन वेग से उड़कर शीश महल के आंगन की वाटिका में पहुंची। कालवाची का भीतसव रूप और अंधियारी रात्रि। आज तो मत्स्यगंधा के प्राण जाने निश्चित थे। जब मत्स्यगंधा की दशा अत्यधिक दयनीय हो गई और कालवाची को पूर्ण विश्वास हो गया कि वह अपनी सहायता हेतु किसी को पुकार नहीं पाएगी, तो कालवाची ने मत्स्यगंधा की ग्रीवा छोड़ी और उससे बोली, मैं महाराज से प्रेम करती हूँ, तुझे कोई अधिकार नहीं है उससे प्रेम करने का। नाराज नरत के मत से अगंधा की अवस्था ऐसी नहीं कि वह कुछ बोल सके, इसलिए उसने सांकेतिक भाषा में कहा कि वह महाराज से प्रेम नहीं करती। मत्स्यगंधा की प्रतिक्रिया पर कालवाची गर्ज के साथ बोली, झूठ बोलती है, कालवाची से झूठ बोलती है, मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मत्स्यगंधा ने दबे स्वर में कहा। तो कालवाची ने पूछा, तो तू उस रात्रि उनके संग क्या कर रही थी? तो मत्स्यगंधा बोली, हम दोनों तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। कालवाची बोली, मुझे विश्वास नहीं। गंधा ने कहा, मैं कैसे तुम्हें विश्वास दिला सकती हूँ? कोई मार्ग हो तो कहो। कालवाची बोली, अपने प्राण देकर तुम इस बात का प्रमाण दे सकती हो कि तुम उनसे प्रेम नहीं करती। तो वह कहने लगी। मत्स्यगंधा गिड़गिड़ाई, नहीं कालवाची, मैं निर्दोष हूँ, कृपया मेरे प्राण मत लो, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो कालवाची। लेकिन किंतु मत्स्यगंधा के इस तरह बिगड़ाने पर भी कालवाची ने प्रतिशोध की आग उसकी ठंडी नहीं हुई और उसने जो प्रतिशोध की बात अपनी नहीं छोड़ी और उसने आज राज नर्तकी के प्राण हरने का विचार निश्चित कर लिया था। वह उससे बोली, अब तो तेरी हत्या करना निश्चित हो गया है, क्योंकि तूने मुझे मेरे प्रेतनी रूप में देख लिया है। मत्स्यगंधा फिर से गिड़गिड़ाई, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। परंतु कालवाची ने उसकी एक ना सुनी और मत्स्यगंधा धरती पर पड़ी अपने प्राणों की भीख मांग रही थी। कालवाची ने उस पर कोई दया न दिखाते हुए अपनी प्रतिक्रिया प्रारंभ कर दी। वह मत्स्यगंधा की गर्दन को पकड़कर हवा में उड़ी और मत्स्यगंधा को आकाश से धरती पर पटक दिया। मत्स्यगंधा करा उठी, किंतु अभी भी वह जीवित थी। कालवाची उड़कर धरती पर आ गई और मत्स्यगंधा से बोली, ऐसा दंड पाकर आनंद आ रहा है ना? लिए किंतु अब मत्स्यगंधा की दशा ऐसी थी, वह कुछ भी बोल नहीं सकती थी, किंतु उसके शरीर में अब इतना बल नहीं रह गया था कि वह बोल सके और कोई गतिविधि कर सके। उसकी आंखों में तो
केवल आंसू बह रहे थे। उसका कपाल फट चुका था, जहाँ से रक्त बह रहा था। मत्स्यगंधा ने अपनी आँखों द्वारा संकेत किया कि कृपया मुझे छोड़ दो, मेरी हत्या मत करो, मैं तुम्हारी अपराधी नहीं हूँ। किंतु कालवाची कुछ भी समझना नहीं चाहती थी, कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। वह तो केवल मत्स्यगंधा के प्राण हरना चाहती थी। उसने किया भी वही। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और मुट्ठी की सहायता से मत्स्यगंधा का रक्त खींचने लगी। मत्स्यगंधा अब तड़प रही थी। उसकी आँखों और नाक से और मुंह से खून बह रहा था। कालवाची निरंतर उसका रक्त खींचती जा रही थी। जब कालवाची मत्स्यगंधा का सारा रक्त खींच चुकी तो उसने उसे वायु से वायु में उछाल दिया। मत्स्यगंधा पुनः धरती पर आ गिरी। तब कालवाची मत्स्यगंधा के समीप गई और उसके शरीर से उसका हृदय निकालकर ग्रहण करने लगी। उसके बाद उसने अपना जो भीतसव रूप था बदलकर कालिंदी में परिवर्तित कर लिया। वह फिर से कालिंदी में परिवर्तित हो गई और अपने कक्ष की ओर बढ़ गई। कक्ष में जाकर वह अपने बिछौने पर लेटकर विश्राम करने लगी। आधी रात बीत चुकी थी। अब महाराज को सागर सेन ने सेनापति से के साथ जो शीश महल की ओर प्रस्थान किया। कुछ ही समय में दोनों शीश महल में पहुंच गए और शीश महल के मुख्य द्वार पर दोनों ने कुछ विचार विमर्श किया। तब सेनापति सोमेश बोले, महाराज, क्यों न हम शीश महल के प्रांगण में उस ओर चलें, जहाँ से कालिंदी के कक्ष की खिड़की दिखाई देती है। हम खिड़की से देख सकते हैं कालिंदी अपने बिछौने पर है या नहीं। महाराज कहने लगे, ये ठीक कहा आपने सेनापति, मुझे भी ऐसा ही लगता है, किंतु हमें कालिंदी के कक्ष के उस ओर जाने के लिए शीश महल के प्रांगण से होकर जाना होगा। तब सेनापति बोले, कोई बात नहीं महाराज, कुछ समय लगेगा, परंतु ये तो निश्चित हो जाएगा ना कालिंदी अपने कक्ष में है या नहीं। तब महाराज बोले, आपका कहना भी उचित है, जैसा आप चाहे तो। सेनापति बोले, तो विलंब किस बात का महाराज, चलिए प्रांगण की ओर चलते हैं। तो महाराज बोले, हाँ यही उचित रहेगा, और दोनों शीश महल के प्रांगण की ओर चल पड़े। अभी दोनों प्रांगण में पहुँचे थे कि उन्हें कोई धरती पर लेटा हुआ देखा। दोनों उसके समीप गए, क्योंकि अंधेरा था, क्योंकि वहाँ सभी जो मसालों को कालिंदी बुझा कर गई थी, इसलिए उन्हें ठीक से नहीं दिख सका कि वो कौन है। दोनों सोच में पड़ गए कि यह कौन है। सेनापति की सोमेश ने उसकी नाड़ी जांची तो ज्ञात हुआ कि जीवित नहीं है। तब सेनापति बोले, महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि आज कालिंदी ने किसी की हत्या की है, और इस शरीर की नाड़ी टटोलने पर मुझे अनुभव हुआ कि इसके शरीर में केवल अस्थियां ही बची हैं। ऐसा लगता है इस शरीर का मांस और रक्त चूस लिया गया है। मैं इस शरीर के समीप बैठता हूँ। यदि आप यहाँ रुके तो ऐसा ना हो कि आप पर कोई संकट आए जाए, इसलिए ऐसा कीजिए कि आप मुख्य द्वार पर जाकर द्वार पर लगी मसाल को ले आइएगा, किंतु द्वारपालों से कुछ मत कहिएगा। मैं तब तक इस मृत शरीर के समीप रुककर इसकी रक्षा करता हूँ। महाराज कुसागर सेन बोले, मैं बैठ जाता हूँ न मृत शरीर के समीप। तब सोमेश बोले, नहीं महाराज, मैं इतने संकट नहीं उठा सकता, आपके प्राण अनमोल है, ये कार्य आप मुझे ही करने दीजिए। तब महाराज को सागर सेन के पास तर्क वितर्क करने का समय नहीं था, इसलिए वह शीघ्रता पूर्वक शीश महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। वहां से एक मशाल लेकर शीघ्रता से लौट भी आए। उस मसाल के प्रकाश में जब सेनापति और महाराज कुसागर सेन ने उस मृत शरीर का मुख देखा तो उन्हें मालूम हुआ वह तो राज नर्तकी थी। दोनों सोचने लगे कि उसकी ये दुर्दशा किसने की। तब महाराज बोले, सेनापति जी, मुझे कालिंदी ने उस रात्रि मत्स्यगंधा के संग देखा था, इसलिए ऐसा दंड कालिंदी ही मत्स्यगंधा को दिया है। तब सेनापति बोले, महाराज, अब तो निश्चित हो गया है, कालिंदी ही जो वह है जो हत्याएं कर रही है। सेनापति व्योमेश महाराज कहने लगे, आप सही ठहरे। अभी द्वारपालों से कहकर आता हूँ कि सैनिकों को बुलाकर शीश महल की सैन्य नाकाबंदी करवा दे, यहाँ की सुरक्षा और अधिक कड़ाकड़ी कर दी जाए, ताकि कोई भी भीतर से बाहर और बाहर से भीतर ना जा पाए। और इतना कहकर महाराज कुसागर सेन चले गए। कुछ ही समय में शीश महल को सैनिकों ने घेर लिया और महाराज कुसागर सेन ने सभी शीश महल वासियों को सूचित करवा दिया कि राज नरत की मत्स्यगंधा की निर्मम हत्या हो गई है, इसलिए कोई भी शीश महल के बाहर नहीं जाएगा। ये सूचना कालीन कालिंदी तक भी पहुंची।
और वो विलाप करते हुए मत्स्यगंधा के पार्थिव शरीर के समीप आकर बैठ गई कि यह क्या हो गया सखी, किसने तुम्हारी ऐसी दशा की, कौन है वह पापी। कालिंदी का ऐसा अभिनय देखकर महाराज को सागर सेन और सेनापति सोमेश अचंभित थे कि हत्यारण पहले तो अत्यधिक निर्मम प्रकार से निर्दोष लोगों की हत्या कर देती है, उसके ऊपर झूठे आंसू बहाकर अभिनय करती है एक, और खड़े होकर महाराज कुसागर सेन और सेनापति सोमेश कालिंदी के स्वांग को देख रहे थे। अब वहाँ कोत्रेविया पहुँचा। अब कालिंदी यूं रो रही थी तो कोत्रे भी कहाँ शांत रहने वाला था, उसने भी कालिंदी की भांति अपना अभिनय शुरू कर दिया। दोनों का ही झूठा अभिनय महाराज कुसागर सेन और सेनापति सोमेश के लिए असहनीय था, इसलिए महाराज कुसागर सेन ने शीघ्र ही सैनिकों को मत्स्यगंधा के पार्थिव शरीर को दाह संस्कार हेतु शमशान घाट ले जाने का आदेश दिया। किंतु जैसे ही महाराज ने मत्स्यगंधा के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाने का आदेश दिया, वैसे ही एक स्त्री वहां रोते हुए उपस्थित हुई और मत्स्यगंधा के पार्थिव शरीर के पास जाकर विलाप करते हुए बोली, क्षमा करो सखी, मुझे आने में विलंब हो गया। जैसे ही मुझे दुखद सूचना मिली, मैं तुम्हारे अंतिम दर्शनों के लिए उपस्थित हो गई। मुझे मालूम था कि मेरे यहाँ ना रहने से ऐसा अनर्थ हो जाएगा। कौन है वह जिसने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया। उस स्त्री का यूं विलाप करते हुए देखकर सेनापति सोमेश ने देखा ना गया और उस स्त्री के समीप जाकर बोले, देवसेना, इतना विलाप मत करो, तुम्हारी सखी अब अनंत यात्रा पर चली गई है। संभव ईश्वर ने उसे इतना ही जीवन दिया था। तब वह कहने लगी, देवसेना, किंतु स्वामी आप ही बताइए, मैं स्वयं को कैसे संभालूं? वह मेरी प्रिय सखी थी, वह मेरे पिताश्री के राज्य की थी, उसकी माँ और मेरे पिताश्री के राज्य के राजा के यहाँ राज नर्तकी थी। हम बाल्यकाल से संग ही रहे, साथ में पले बड़े। उसके यूं एकाएक चले जाने से मेरे मन को अत्यंत पीड़ा का अनुभव हो रहा है। तब सेनापति बोले, मैं तुम्हारी पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूँ देवसेना। मत्स्यगंधा निर्मम हत्या से हम सभी का मन भी दुखी हुआ है, आहत हुआ है। तब देवसेना बोली, जी स्वामी, मैं समझ सकती हूँ आप सभी के मन की पीड़ा और चिंता खो भी, किंतु आप लोगों के इतने प्रयासों के पश्चात भी वो हत्यारा अभी तक बंदी क्यों नहीं बनाया गया? देवसेना ने अपने पति सेनापति सोमेश से पूछा तो सेनापति ने कहने लगे कि कोशिश जारी है। तभी महाराज को सागर सेन बोले, देवी देवसेना, मुझे बहुत दुख है, हम सभी के सभी प्रयास विफल रहे, किंतु अब उस हत्यारे ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं, अब वह नहीं बच सकता। देवी देवसेना बोली, मुझे भी आप सभी से यही आशा है महाराज। महाराज की बात सुनकर कालिंदी और कोत्रे के मुख पर चिंता के भाव उभर आए। वे उन्हें छिपाने के लिए अपने अपने कक्ष में चले गए। अब महाराज कुसागर सेन ने सैनिकों को आदेश दिया कि राज नर्तकी के पार्थिव शरीर को ले जाया जाए। महाराज के आदेश पर सैनिकों ने राज नर्तकी के शरीर को लेकर चले और उन सैनिकों के पीछे पीछे और सभी जन भी चल पड़े। मत्स्यगंधा का अंतिम संस्कार और ध्यान और शुद्धि करके जब महाराज कुसागर सेन और सेनापति सोमेश राजमहल पहुँचे तो वहाँ महारानी पद्मनी के संग सेनापति सोमेश की पत्नी देवसेना भी उपस्थित थी और साथ में उपस्थिति महाराज की 8 वर्ष की पुत्री भैरवी और सेनापति सोमेश का 10 वर्ष का पुत्र संग में राजमहल के प्रांगण में खेल रहे थे। जैसे ही महाराज ने अपनी पुत्री भैरवी को देखा तो प्रसन्नता के संग पड़े, मेरी पुत्री आ गई। तब बेहर भी बोली, जी पिता श्री, मैं आ गई और अत्यधिक आनंद आया मुझे तो। अचल के साथ मामा श्री के विवाह में एक छोटी माँ देवसेना ने मेरा अत्यधिक ध्यान रखा। उन्हें मेरी माता सब समझ रहे थे कि वही मेरी माता है और यह अचल हम दोनों का प्रेम देखकर ईर्ष्या कर रहा था। ईर्ष्यालु कहीं का बहरवी कहने लगी, तभी अचल, आप ही बताइए महाराज, यदि मेरी माँ इसे मुझसे अधिक प्यार करेगी तो मुझे तो ईर्ष्या ही होगी ना? महाराज कुसागर सेन बोले, अचल की बात भी सही है। तभी बहरवी रूठते हुए बोली, पिताश्री, आप मेरे पिता हैं, इसलिए आप अचल का पक्ष मत लीजिए। कुसागर सेन बोले, हाँ बाबा, नहीं लूंगा अचल का पक्ष, अब रूठो मत, महाराज कहने लगे। तभी सेनापति सोमेश अचल से बोले, पुत्र, मेरे समीप आओ, इतने दिनों से तुम्हें हृदय से नहीं लगाया, आओ मेरे समीप आओ। अपने पिता की पुकार पर अचल सेनापति सोमेश के समीप पहुंचा
तो सोमेश ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। तब देवी देवसेना महारानी पद्मिनी से बोली, अच्छा महारानी जी, अब हमें भी जाने की अनुमति दीजिए। तब महारानी पद्मिनी देवसेना से बोली, ऐसी भी क्या जल्दी है, आप अभी दोपहर का भोजन हमारे संग ही कीजिए, इसी बहाने कुछ समय और बिता लेंगे संग। कुशाग्र महाराज बोले, यही उचित रहेगा। तभी सेनापति ने दोनों बालक बालिकाओं को प्रांगण में लगे झूले में झूलने को कहा और वे दोनों झूले पर चले गए। तभी सेनापति महाराज से बोले, महाराज, हम यहाँ और अधिक समय तक नहीं रुक सकते। आपको और मेरा वहाँ शीश महल में रुकना ही उचित होगा, क्योंकि वह कालिंदी तो यही चाहती है हम उसके समीप ना रहे और वह अपनी योजना में सफल हो जाए। ऐसा करते हैं, शीश महल पर कैडा जो पहरा लगवा देते हैं, कालिंदी पर भी कड़ी दृष्टि रखनी होगी और प्रयास रहे कि रात्रि के समय वह शीश महल से निकल ही ना पाए। इसलिए ऐसा करते हैं, 5 दिनों बाद राज नृत्यकी मत्स्य गंधा की आत्मा की शांति हेतु शांति पाठ करवाया जाए, जिससे शीश महल के सभी सदस्य रात्रि भर जागेंगे और कालिंदी को किसी की हत्या करने का अवसर नहीं मिलेगा। तभी रानी पद्मिनी बोली, महाराज, सेनापति जी की योजना ही सर्वोत्तम है, यही उचित रहेगा और इससे ये भी होगा कि जब कालिंदी को उसका भोजन नहीं मिलेगा तो उसका शरीर चिन्ह होने लगेगा और हम सरलता से उसे बंदी बना सकते हैं। महाराज को सागर सेन बोले, हाँ, ये योजना ही सफल हो सकती है, किंतु ध्यान रखना होगा। सेनापति जी बोले कि कोत्रे भी शीश महल के बाहर ना जा पाए। यदि उसने किसी की हत्या करके उसका हृदय लाकर कालिंदी को खिला दिया तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। तब सेनापति बोले, हाँ, अब बाबा, काल भोजन के आने तक तो हमें कैसे भी करके कालिंदी को रोकना ही होगा। जब वो मत्स्य गंधा की हत्या कर सकती है तो वह किसी की भी हत्या कर सकती है। महाराज बोले तो सेनापति बोले, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो हमें शीघ्रता से शीश महल की ओर प्रस्थान करना चाहिए और दोनों बच्चों, देवी देवसेना और महारानी, आप सभी संग में ही रहे। कालिंदी जैसी माया विश्वास करने के योग्य नहीं है, क्या पता वह अपना क्रोध और शत्रुता कहाँ निकाले। महाराज ने महारानी को समझाया तो महारानी से देवसेना बोली, हाँ, यही उचित रहेगा। ये समय कोई भी संकट उठाने का नहीं है, हम सभी को एकजुट रहना चाहिए। महारानी पद्मिनी कहने लगी तो देवसेना बोली, आप चिंता ना करें महाराज, मैं और अचल और महारानी के कक्ष में ही रहेंगे। तो महाराज बोले, ठीक है, तो हमारे जाने का समय हो गया है, हम दोनों चलते हैं। हम दोनों के भोजन की चिंता मत करना, हम दोनों शीश महल में ही भोजन कर लेंगे। और इतना कहकर महाराज कुशागर सेन सेनापति सोमेश के संग शीश महल की ओर चल पड़े। उधर शीश महल में कालवाची के कक्ष में कालवाची और कोत्रे बैठकर आपस में बात कर रहे थे। जो कालवाची कोत्र बोला, कहीं ऐसा तो नहीं महाराज को हम दोनों पर शक हो गया हो। कालवाची बोली, मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा, मुझे तो सब सामान्य लगा। कोत्रे ने पूछा, तुम्हें सब सामान्य क्यों लगा? तब कालवाची बोली, ऐसे ही राज नर्तकी की हत्या हुई है तो महाराज और सेनापति की चिंतित होना एक सामान्य सी बात है। किसी भी राज्य का राजा ऐसा ही व्यवहार करता जो महाराज कर रहे थे। कोत्रे पूछा, ऐसी ही सामान्य सी बात थी तो महाराज ने इतना पहरा क्यों लगा रखा है इस महल पर? वाची बोली, ये साधारण सी बात है। यदि शीश महल में किसी की हत्या हुई है तो राजा का कर्तव्य है कि वह उस हत्यारे को बंदी बनाने का प्रयास करे। इसमें कुछ भी संदेह जैसा करने योग्य नहीं है। तो गोत्र बोला, कालवाची, तुम मूर्ख हो, विवेक शून्य हो। तुम्हें ये भी तनिक भी बात समझ में नहीं आ रही कि महाराज ने हत्यारे हेतु इतना कड़ा पहरा लगा रखा है और वह हत्यारण तुम हो। यदि यह बात उन्हें मालूम हो गई तो उन सभी हत्याओं में तुम्हारा हाथ था तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, ये सोचा है? तब कालवाची बोली, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। कोत्रे बोला, अब तक ये सब नहीं सोचा तो सोचो, ये समझ लो कि अब तुम्हारे प्राण संकट में है। कालवाची ने पूछा, तो अब इसका निवारण कैसे होगा? तब कोत्र बोला, अभी इस समय तुम कोई भी प्रतिक्रिया मत दो, ना ही शीश महल के बाहर जाओ, नहीं तो उन सभी का संदेह विश्वास में बदल जाएगा, तुम ही वह हत्यारण हो। तब कालवाची बोली, किंतु मैं शीश महल से बाहर नहीं गई तो
अपना भोजन ग्रहण नहीं कर सकूंगी। कोत्रे बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध करने का प्रयत्न करूंगा। तब कालवाची बोली, यदि तुम भी शीश महल से बाहर गए तो वे सब तुम्हें देख लेंगे। यदि उन्होंने तुम्हें कोई दंड दिया तो कोत्र बोला, कालवाची तुम्हें याद नहीं क्या मैं एक कट फोड़वा हूँ, और मैं कट फोड़वा बनकर शीश महल के बाहर गया तो कोई भी नहीं जान सकेगा। तब कालवाची बोली, यह उचित रहेगा, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसा मित्र मिला, जो मेरी इतनी चिंता करता है और अपने प्राण संकट में डाल सकता है। कोत्रे बोला, अब तुमसे मित्रता की है तो निभानी तो होगी। और कोत्रे, कालवाची बोली, तुम कभी भी मेरा संग मत छोड़ना। कोत्रे बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, मेरी प्रिय सखी हो तुम। तब कोत्रे की बात सुनकर कालवाची का मन द्रवित हो उठा और बोली, तुम्हें कैसे मालूम कोत्रे, परिवार क्या होता है? ये तो मुझे ज्ञात नहीं था, परंतु जब से तुम मिले हो कोत्रे तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे मेरा अपना कोई मिल गया, जिसे मैं अपने सारे दुख दर्द बांट सकती हूँ, अपनी चिंताएं बता सकती हूँ। यदि कोई प्रसन्नता की बात हो तो वह भी तुम्हें बता सकती हूँ। तुमसे मिलने के पश्चात मेरे जीवन में जो रिक्त स्थान था वह भर गया, और तुम में होते हो तो मैं निश्चिंत रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है यदि कोई समस्या आई तो तुम सदैव मेरे मार्गदर्शक बनकर मुझे उस समस्या से उभार दोगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। कोत्रे बोला, कालवाची की बात सुनकर, कालवाची, तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास कर सकती हो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें संकट की घड़ी में कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। कालवाची बोली, सच कोत्रे, तुम सदैव मेरे संग रहोगे ना? तो कोत्रे बोला, हाँ कालवाची, सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। अब हम दोनों दुख और सुख साथ मिलकर काटेंगे, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो। कालवाची बोली, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कोत्रे बोला, और मैं भी तुम जैसे मित्र पाकर प्रसन्न हूँ। दोनों के मध्य यूं ही बातचीत चलती रही, परंतु उस वार्तालाप को एक गुप्तचर कक्ष में खिड़की से सुन रहा था, जो एक तोता था, जिसे सेनापति ने जो नियुक्त किया था, क्योंकि वह तोता बात कर सकता था। सेनापति सोमेश को मालूम था कि यदि किसी मनुष्य से कालवाची की गुप्तचरी करवाई तो उसके प्राण संकट में आ सकते हैं, परंतु यदि किसी पक्षी या वन्य जीव को इस कार्य पर लगाया तो कालिंदी को उस पर संदेह नहीं होगा और वह ध्यान से उस कार्य को कर सकता है। और वह तोता निरंतर अपना कार्य कर रहा था। उसने कोत्रे और कालिंदी के बीच में हुई बातों को सुना, और उसके बाद वह उड़कर जो सेनापति सोमेश के पास पहुंचा, और उसने जो भी बातें सुनी थी वह सब सेनापति को बता दी। सुबह बात सुनकर सेनापति सोमेश महाराज कुसागर सेन के पास पहुँचे और उनसे सब कहा जो उन्हें हीरामंद तोता ने बताया था। तब महाराज कुसागर सेन ने ये बातें सुनी तो उन्होंने सेनापति से कहा, सेनापति, अब हमें कालवाची और कोत्रे दोनों पर कड़ी दृष्टि रखनी होगी। तो सेनापति बोले, जी महाराज, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। और उस रात को कालवाची और कोत्रे पर कड़ी दृष्टि रखी जाने लगी। माँ कुसागर सेन और सेनापति जो सदैव शीश मेल में ही रहने लगे, अपने अपने निवास स्थान नहीं लौटते थे। अभी कोत्रे कट फोड़वे के रूप में ही था कि कालवाची ने उसे मानव रूप में परिवर्तित नहीं किया था। इसका कारण ये था, वह नहीं चाहती थी कि उसकी भांति भी कोत्रे अपने कक्ष से बाहर निकले। वह बाहर निकलता तो राजा कुसागर सेन कालवाची के विषय में उससे पूछते। कालवाची का यह विचार कोत्रे को उचित लगा था, इसलिए उसने भी मानव रूप में परिवर्तित होने के लिए कालवाची से हट नहीं की थी। इसी प्रकार 3 दिन बीत गए। कालवाची का शरीर अब कमजोर पड़ने लगा। सबसे पहले उसकी जो त्वचा थी वह संकुचित होने लगी, जिसे वह वस्त्रों से ढक लेती थी। परंतु चौथे दिवस कालवाची के बालों का रंग श्वेत हो गया। वह चिंता में डूबने लगी। इन दिनों अपने कक्ष से बाहर भी नहीं निकली और 5वें दिन उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह अपने बिछोने से उठने में भी असमर्थ थी। उसकी ऐसी अवस्था देखकर कोत्रे को चिंता हुई। उसने अपने मन में सोचा कि अब तो किसी भी दशा में किसी प्राणी का हृदय कालवाची हेतु लाना आवश्यक हो गया, और यदि कोत्रे समय पर किसी मानव का हृदय कालवाची के लिए नहीं ला सका तो वह क्षीण होकर अपनी सभी शक्तियां खो देगी। और यदि ऐसा हुआ तो राजा कुसागर सेन को यह मालूम हो जाएगा कि कालवाची उसकी अपराधनी है
और उनकी दृष्टि में वह अपराधनी सिद्ध हो गई तो कालवाची के प्राण बचाना संभव हो जाएगा। और यही सोचकर वह रात्रि के समय कालवाची के भोजन का प्रबंध करने हेतु कक्ष से खिड़की के कक्ष के खिड़की से जो बाहर निकल गया। कोत्रे के शीश महल से बाहर आते ही गुप्तचर हीरामंद तोते ने कालवाची और कोत्रे के बीच हुई सभी बातें जाकर सेनापति को बता दी। सेनापति को, जो इसी की प्रतीक्षा में थे कि कब कालवाची का शरीर कमजोर हो और कोत्रे कोट फोड़वे के रूप में शीश महल से बाहर जाए और वह अपनी योजना को परिणाम तक पहुंचा सके। सेनापति सोमेश ने एक बात को भी सभी से गुप्त रखा था, वह ये बात थी कि उनके तात श्री के मित्र बाबा काल भुजंग आ चुके थे। यह बात सेनापति सोमेश ने महाराज को सागर सेन से भी गुप्त रखी थी। सेनापति सोमेश नहीं चाहते थे कि किसी तक भी पहुंचे। बाबा काल भुजंग बैतालिक राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को स्वयं तक सीमित रखा। कोत्रे अब शीश महल में उपस्थित नहीं था तो सेनापति शीघ्र ही महाराज के पास गए और उन्हें बताया कि अब कालवाची ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह अपनी रक्षा कर सके। उसका शरीर अत्यधिक कमजोर हो चुका है, इसलिए वह किसी भी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ है। सेनापति सोमेश की बात सुनकर महाराज कुशाग्र सेन बोले, किंतु जब तक बाबा काल भुजंग नहीं आ जाते तब तक तो हमें प्रतीक्षा करनी होगी। तब सेनापति बोले, महाराज वो आ चुके हैं। तब महाराज बोले, आपने मुझे अब तक सूचित क्यों नहीं किया? तब सेनापति बोले, वो इसलिए महाराज, क्योंकि मैं अभी इस बात को स्वयं तक ही सीमित रखना चाहता था। महाराज बोले, तो अब आगे की क्या योजना है सेनापति जी? तब वह कहने लगा, वही तो मैं आपसे कहने आया हूँ महाराज। अब हमें बिना किसी देरी के कालवाची को दंड दे देना चाहिए, क्योंकि कोत्रे भी बाहर से किसी प्राणी का हृदय ले आया तो कालवाची ने उसे ग्रहण कर लिया तो वह फिर से अपनी पहली जैसी स्थिति में आ जाएगी, उसकी शक्तियों का उपयोग करने लगेगी और फिर वेतालिक राज्य पर संकट आ जाएगा। तब कुशागर सेन बोले, सेनापति जी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी प्रजा पर अब कोई और संकट नहीं आने दूंगा। कालवाची बहुत कर चुकी है निर्दोष प्राणियों की हत्या, अब समय आ चुका है कि उसे दंड मिले। और तो सेनापति बोले, तो महाराज आप यही शीश महल में ठहरिए, मैं सकती है। उसके पास शक्तियाँ तो थी, किंतु वह उनका उपयोग नहीं कर सकती थी। तभी एकाएक एक सैनिक की दृष्टि कक्ष की छत पर पड़ी। उस दृश्य को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी जो चित्कार सुनकर सभी की दृष्टि उस ओर गई और सभी ने देखा वहाँ कक्ष की छत पर जो एक कालवाची किसी छिपकली की भांति चिपकी हुई थी। महाराज को सागर सेन ने देखा कि अब कालवाची का रूप लावण्य लुप्त हो चुका था। उसकी त्वचा सू और निष्प्राण हो चुकी थी। उसके घने सुंदर काले बाल अब सफेद हो चुके थे। वह अत्यधिक वृद्ध हो चुकी थी। तब महाराज कुशागर सेन ने मन में सोचा, अब कालवाची असहाय हो चुकी है, अब इसे सरलता से बंदी बनाया जा सकता है। किंतु ऐसा दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी सैनिक भयभीत हो गए और यह भयभीत तो जो महाराज कुशागर सेन भी हो रहे थे, किंतु उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके महाराज को सागर सेन ने विचार किया कि अब कालवाची को कक्ष के पटल से नीचे उतारने के लिए अभिनय करना होगा। हो सकता है भावनात्मक वार्तालाप से कालवाची का हृदय पिघल जाए और मेरी बातों के भावों में बहकर वो कक्ष के जो छत से नीचे आ जाए। तभी महाराज कुशागर सेन को एक उपाय सूझा और उन्होंने कालवाची से कहा, कालिंदी, हम सभी को मालूम हो चुका है तुम ही कालवाची हो, हम उन सभी हत्याओं के उत्तरदायी भी तुम ही हो। किंतु यदि तुम स्वयं ही अपना अपराध स्वीकार कर लो तो तुम्हें मैं कोई भी दंड नहीं दूंगा। तुमने मेरे संग कपट किया है, मैं तुमसे प्रेम करता था और तुम मुझसे छल करती रही। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। कालिंदी, तुमने मेरे हृदय को बहुत दुख दिया है। इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे प्रेम करती ही नहीं थी। तुमने मेरे संग केवल प्रेम का अभिनय किया, मेरे अनमोल प्रेम का मजाक उड़ाया। तुमसे मुझे ऐसी आशा कभी भी नहीं थी। तुमने मेरे हृदय में, मैं तुम्हें अपने हृदय से प्रेम करता था और तुम मेरे संग विश्वासघात कर रही थी। महाराज को सागर सेन के इस कथन ने कालवाची के हृदय को अत्यधिक विचलित कर दिया और वह एक दिन जल की मछली की तरह तड़प उठी। महाराज को सागर सेन की बात सुनकर कालवाची इतनी दुखी हो उठी। उसने महाराज से कहा, महाराज, मैंने आपके संग कोई कपट नहीं किया।
मैं सच में आपसे प्रेम करती थी और अब भी करती हूँ और जब तक जीवित रहूंगी आपसे प्रेम करती रहूंगी। मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे कर लूं? महाराज बोले। तो कालवाची बोली, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मुझ पर विश्वास हो जाए कि मैं आपसे प्रेम करती हूं? तब महाराज बोले, तुम बस कक्ष की छत से नीचे आ जाओ, मुझे विश्वास हो जाएगा। तब कालवाची बोली, मैं नीचे तो आई तो आप मुझे दंड देंगे? कुशाग्रसेन राजा बोले, नहीं, यदि तुम नीचे आई तो तुम्हारा मैं अपराध क्षमा कर दूंगा। कालवाची ने पूछा, सच महाराज? महाराज को सागर सेन बोले, प्रयास तो यही रहेगा। कालवाची बोले, मैं आप पर कैसे विश्वास कर लूं महाराज? कुशागर सेन बोले, यदि तू मुझसे सच्चा प्रेम किया है तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। अब कालवाची को महाराज को सागर सेन की भावनात्मक बातों पर विश्वास हो गया और वह अपने कक्ष से नीचे उतरने लगी। तब महाराज के बातों से कालवाची छत से नीचे आ गई तो महाराज ने एक जाल वाकर कालवाची को जाल में फंसवा दिया और कारागार में डलवा दिया, क्योंकि वह इतनी कमजोर हो चुकी थी, कुछ कर नहीं सकती थी। उधर जो सेनापति सोमेश, जो बाबा कालभुजंग को लेकर आ गए थे, कालभुजंग ने अपनी शक्तियों से कालवाची को बांध दिया था और कालवाची को जो उन्होंने अपने मंत्र सिद्धियों से एक बोतल में कैद कर दिया और उस बोतल को एक समुद्र में फेंकवा दिया, जिससे बालवाची का जो किस्सा था वह खत्म हो गया। उधर जो कोतरे बना कठफोड़वा कालवाची के लिए परेशान घूम रहा था, उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही थी जिसे वह कालवाची के लिए लेकर जाए। वह थक हार कर जब शीश बैल पहुंचा तो सैनिक उसकी बाट में छिपे हुए बैठे थे। जब वह अपने कक्ष में गया और अपने बिछौने पर बैठकर देखने लगा, लेकिन अब ना तो वह मनुष्य रूप में आ सकता था, जब तो कालवाची उसे मनुष्य रूप में लेकर आती थी। अब सैनिकों ने उसके ऊपर जाल गिरकर उस कठफोड़वे को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से राजा ने अपने राज्य की रक्षा की और अपने उस एक प्रेतनी से अपने राज्य की रक्षा की और उसकी राज्य की जो जनता थी वह राजा की जय जयकार करने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।